356 पेगासस बनाम फिनरा। बम को सीधे अपनी ओर आते देख दादा योफान और अन्य लोग हताश हो गए। क्या हम अंततः यहीं मरेंगे? जब सभी को लगा कि बुजुर्गों की मृत्यु हो जाएगी और हवेली में विस्फोट हो जाएगा, तभी अचानक एक सफेद रंग की छोटी सी रोएंदार गेंद एक साधारण सी सफेद गाड़ी से बाहर निकली, जो अभी अभी पिछवाड़े में दाखिल हुई थी। आओ, हवा की ढाल, बिल्ली के आकार का सफेद रोएंदार गोला अचानक कहीं से प्रकट हुआ और कुछ ही सेकंड में वह अपने पिछले आकार से 10 गुना बड़ा हो गया। अब तो यह उनके सामने खड़े पेगासस से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। स्लोन परिवार के सैनिक और परिवार के सदस्य यह नहीं कह सकते थे कि वे नहीं जानते थे कि उन्होंने किस प्रकार का प्राणी देखा था। उनमें से लगभग सभी को चीखने की इच्छा को दबाना पड़ा। पवित्र संरक्षक, वही पवित्र संरक्षक है जिसका अनुबंध हमारे परिवार के मुखिया के साथ किया गया है। तो परिवार की मुखिया सचमुच वापस आ गई है और उसका अनुबंधित पवित्र जानवर भी उसके साथ वापस आ गया है। लेकिन सदमा अभी खत्म नहीं हुआ है। इस भेड़िए जैसे प्राणी द्वारा उत्पन्न पवन अवरोधक तुरंत ही पवन बम से भयंकर रूप से टकरा गया। युद्ध क्षेत्र में एक तेज चीखने की आवाज गूंज उठी। 2 प्रकार के तूफानों से उत्पन्न हवा के अवशेष चारों ओर बिखर गए, जिससे आसपास के लोग लगभग कीमा किए हुए मांस के टुकड़ों में बदल गए। स्लैश स्लैश स्क्रट। हवा पर आधारित दोनों प्रकार की कलाएं 10 सेकंड से अधिक समय तक एक दूसरे से टकराती रहीं, फिर दोनों थोड़ी मंद पड़ गईं और 1 मिनट में वे सभी गायब हो गईं। केवल एक हल्की रात की हवा ही रह गई। शाह। हवा ने दादा योफान के लंबे बालों को उड़ाया और उनके पीछे खड़े लोगों के बालों को भी छू लिया। उनके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और वे बड़ी-बड़ी आंखों से भेड़िए जैसे दिखने वाले उस प्राणी की पीठ को देख रहे थे। ये क्या हो रहा है? बुजुर्गों ने घबराकर सांस ली। मरनासन दादा योफान को एक बार फिर खून की उल्टी होने ही वाली थी। वो पवित्र रक्षक, क्या उसने पेगासस के हमले का जवाब उसी के कौशल से दिया? नीचे मौजूद सैनिकों ने भी एक पल के लिए लड़ाई रोक दी। उन सभी ने चमकती आंखों से दोनों बड़े सरदारों के बीच हो रही संक्षिप्त लड़ाई को ऊपर देखा। वाह, ये तो बहुत ही जबरदस्त है। नवागंतुक ने अचानक पेगासस के पवन बम का जवाब देते हुए बुजुर्गों की रक्षा की और उनमें से किसी को भी खरोंच तक नहीं आने दी। स्लोन परिवार के सदस्यों ने अपने परिवार के मुखिया द्वारा अनुबंधित पवित्र जानवर को कभी भी सक्रिय रूप में नहीं देखा था और यह पहली बार था जब उन्होंने इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा। उन सभी के रोंगटे खड़े हो गए। ये पवित्र रक्षक वाकई बहुत शक्तिशाली है। वह अरेथा फैमिली के पेगासस के बराबर है। नीचे मौजूद सैनिक खुशी से झूम उठे। वाह, हमारे पवित्र संरक्षक कितने शक्तिशाली हैं। अरे वाह, ये तो कमाल है। आखिरकार हम उस घमंडी घोड़े का मुकाबला कर सकते हैं। जाओ लॉर्ड सेलेनो, उस कमीने की पिटाई करो। जाओ लॉर्ड सेलेनो। जो लोग सेलेनो का नाम जानते थे वे उसका नाम पुकारने लगे और उसकी जमकर प्रशंसा करने लगे। फिनरा के शक्ति प्रदर्शन ने स्लोन फैमिली सैनिकों के दिलों में आशा की लौ प्रज्वलित कर दी। लॉर्ड सेलेनो का समर्थन मिलने से हम जीत सकते हैं। जाओ, स्लोन परिवार की रक्षा करो। पूरा युद्ध क्षेत्र अचानक पहले से भी अधिक अराजक हो गया। पहले कमजोर रही स्लोन फैमिली की सेना इतनी ऊर्जावान हो गई कि वे पहले से कहीं अधिक दुश्मनों को मार गिराने में सक्षम हो गई, सिर्फ इसलिए कि उनके पास सहारा देने के लिए कोई था। और वह सहारा सेलेनो था। एक पवित्र जानवर की उपस्थिति पूरे युद्ध क्षेत्र की स्थिति को बदल सकती है, ठीक वैसे ही जैसे वेलन के पहली बार प्रकट होने पर हुआ था। अब जबकि स्लोन परिवार ने भी अपने संरक्षक को बुला लिया था, लोगों को विश्वास हो गया था कि वे इस कठिन परीक्षा से बच सकते हैं। चल दर। जबकि नीचे मौजूद लोग उत्साहपूर्वक दुश्मनों को मार गिरा रहे थे और जयकारे लगा रहे थे, वहीं हवा में मौजूद लोग अभी भी चुप थे। बुजुर्ग और मरनासन दादा योफान ने सेलेनो को देखकर घबराकर सांस ली, जो इस समय वलन पर गुर्रा रहा था। ग्रर। उसकी गुर्राहट खतरनाक लग रही थी, लेकिन वलन ने केवल पलकें झपकाईं और नाक से हल्की सी आवाज निकाली। अरे, मुझे लगा था कि तुम एक अद्भुत पवित्र प्राणी हो क्योंकि तुम मेरे हमले का पूरी तरह से मुकाबला कर सकते हो, लेकिन तुम अभी तक बोल भी नहीं सकते। वेलन ने अपनी निर्मल क्रिस्टल जैसी आंखों से सेलेनो को घूरते हुए व्यंग्यात्मक हंसी ये भेड़िया फिनरा का वंशज होना चाहिए, है ना? हवा पर उसका नियंत्रण बुरा नहीं है, लेकिन ढाल चलाने का कौशल तो उसने अभी अभी सीखा होगा। लेकिन एक नव प्राप्त कौशल उस परिपूर्ण और परिपक्व पवन बम का मुकाबला कैसे कर सकता है? इसका उत्तर सरल था, उसकी किस्मत खराब है। अगर एंस्ली सेलेनो की किस्मत की स्थिति देखती तो उसे पता चलता कि उसकी किस्मत की स्थिति वास्तव में काफी अच्छी थी। हवा की ढाल वाली कला का इस्तेमाल करने से पहले ही उसकी किस्मत हीरे के स्तर पर थी, लेकिन अब किस्मत की स्थिति में अचानक बदलाव आया। उस व्यक्ति की किस्मत घटकर स्वर्ण स्तर पर आ गई। जब कोई व्यक्ति अपनी किस्मत का बहुत अधिक उपयोग कर लेता है तो उसकी किस्मत की क्षमता बदल सकती है, और जब उन्हें कोई ऐसी वस्तु मिल जाती है जो उनके लिए भाग्यशाली साबित हो सकती है तो उनकी शुरुआती बदकिस्मती भी खत्म हो सकती है और अच्छी किस्मत में बदल सकती है। इस मामले में सेलेनो ने अपनी किस्मत का इस्तेमाल करते हुए हवा के बम के हमले को पूरी तरह से रोक दिया, जबकि उससे ऐसा करने की उम्मीद नहीं थी। ये सब किस्मत की बात है। वेलन को भी लगा कि सेलेनो महज भाग्यशाली था, इसलिए उसने घुराघुराते हुए सेलेनो के विशाल शरीर को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। यह मत सोचो कि तुम मुझसे बड़े हो तो मुझे आसानी से धमका सकते हो। घोड़े ने हमला शुरू करने से पहले अपने अगले पैरों से हवा में लात मारी, लेकिन इस बार उसका निशाना सेलेनो था। मानो उसने पहले से ही इसका अनुमान लगा लिया हो। सेलेनो ने भी जवाब दिया और दोनों जानवर हवा में ही आपस में भिड़ गए। सेलेनो ने जानबूझकर वेलन को बुजुर्गों और हवेली से काफी दूर जाने के लिए उकसाया। तभी बुजुर्गों ने राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है कि पवित्र रक्षक समय पर पहुंच गया। हे भगवान, बुजुर्गों में से एक राहत की सांस लेने ही वाला था कि तभी दादा योफान ने अचानक अपनी आंखों में तीखी चमक के साथ उनकी ओर देखा। अगर सेलेनो यहाँ है तो एन कहाँ है? 0306 10:49 PM अध्याय 357 कुछ ही मिनटों में मृत्यु। एन कहाँ है? दादा योफान लड़खड़ाते हुए हवा में लटके हुए थे, जबकि अन्य बुजुर्ग उन्हें सहारा दे रहे थे। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी बूढ़ा व्यक्ति हिलने डुलने की कोशिश कर रहा था। उस बुजुर्ग का समर्थन करने वाले बुजुर्ग एक दूसरे को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। एन, परिवार की मुखिया, उसे वहीं नीचे होना चाहिए। शायद उन्होंने अभी ऐसा सोचा ही था कि तभी उनके ठीक नीचे पिछवाड़े से एक बच्चे की मधुर आवाज सुनाई दी। ढूंढपा। बुजुर्गों ने अनजाने में नीचे की ओर देखा, लेकिन वे जिस चीज की तलाश कर रहे थे उसे देख भी नहीं पाए थे कि तभी हवा का एक झोंका आया और एक छोटी लड़की अपनी बाहों में एक नन्हे बच्चे को लिए हवा में उछल पड़ी। वो लड़की 5 कलियों में से एक एथनिया थी, जिसके पास उड़ने की क्षमता थी और लाल गाउन पहने और अपनी लाल आंखों पर चांदी की तितली का मुखौटा लगाए उस बच्ची का क्या हुआ? किसी को नहीं पता था कि वह कौन थी, लेकिन जब उसने अचानक अपना मुंह खोला तो बुजुर्गों ने दादा योफान को लगभग जमीन पर गिरा ही दिया। ढूंढपा उद्धरण चिन्ह ... एन, दादा योफान ने खड़े रहने की कोशिश करते हुए जबरदस्ती अपनी आंखें खोली, लेकिन हर बार ऐसा करने पर वह बड़े डेनियल के कंधों पर गिर जाते थे। एन, तुम वापस आ गए? जी हाँ दादाजी, मैं ही हूँ। ये बचकानी लेकिन मधुर आवाज उनके परिवार के मुखिया एंस्ली स्लोन की थी। उस समय बुजुर्ग लोग उस बच्ची को देखकर लगभग खून की उल्टी करने वाले थे, जो पहले ही एथनिया को अपने निजी वाहन के रूप में इस्तेमाल करते हुए दादा योफान की ओर बढ़ रही थी। रुको, ये काले बालों और लाल आंखों वाला बच्चा क्या हमारे परिवार का मुखिया है? बुजुर्गों का सिर चकरा गया। उसके बाल बैंगनी क्यों नहीं है और उसकी आंखें नीली क्यों नहीं है? लेकिन बुजुर्गों को पूरा यकीन था कि उनके सामने खड़ा वह विचित्र रूप से आकर्षक और गरिमापूर्ण बच्चा ही उनके परिवार का मुखिया है। केवल दादा योफान को ही इस बात से कोई हैरानी नहीं हुई।
दूसरी ओर उन्होंने एंसली के शाही अंदाज को देखकर हल्की सी मुस्कान दी। ग्वंटपा बड़ों की अजीब निगाहों को नजरअंदाज करते हुए एंसली तुरंत बड़ों के पास गई और भौंकी, बुजुर्गों, मेरे दादाजी को जमीन पर ले आओ, जल्दी करो, हमें उनका इलाज करना है, उनका इलाज करो, जल्दी करो। एंसली के अचानक बड़बड़ाने पर बुजुर्गों ने अपनी उलझन को दबाया और तुरंत दादा योफान को नीचे ले आए। जब वे बाढ़ से सुरक्षित पिछवाड़े में पहुंचे तभी उन्होंने बूढ़े आदमी को जमीन पर लिटाया। बुजुर्ग व्यक्ति को लिटाए जाने के बाद मेडिकल यूनिफॉर्म पहने कई लोग पहले से ही बुजुर्ग व्यक्ति के चारों ओर जमा हो गए थे। परिवार के मुखिया, मैं चिकित्सा दल को ले आया हूँ। नौवान बुरी तरह बिखरे बालों के साथ भागता हुआ आया। हालांकि उसने इस बारे में सोचा भी नहीं। उसका दिमाग इस बात पर केंद्रित था कि वे इतने सारे चिकित्सकों को पीछे के क्षेत्र में कैसे तैनात कर सकते हैं। वो परिवार में चिकित्सा विभाग के प्रमुख हैं। उन्हें ये कैसे पता नहीं होगा कि उनके पास कितने वैद्य और चिकित्सक हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से पीछे की ओर उसने जितने डॉक्टर और वैद्य देखे उनकी संख्या अनुमानित संख्या से दोगुनी थी। वो युवक असमंजस में था, लेकिन इससे उसे दादा योफान के घर जाने से पहले भीड़ में से 3 सर्वश्रेष्ठ वैद्य और 3 सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों को चुनने में कोई बाधा नहीं आई। जब वो पहुंचा तो उसने तुरंत देखा कि उसके परिवार की मुखिया ने अपना चांदी का मुखौटा फेंक दिया और बूढ़े आदमी के बगल में बैठ गई, इस बात की परवाह किए बिना कि उसकी खूबसूरत पोशाक का किनारा तुरंत गंदगी से सन गया था। जल्दी जल्दी यहाँ आओ, ग्वांटपा को बचाओ। एंसली ने नौवान को देखा और तुरंत चिल्लाया। जब बच्ची बोलती थी तो उसकी आवाज थोड़ी कांपती थी और वो अक्सर अपनी ही लार से घुट जाती थी। हाँ हाँ, नौवान तुरंत दादा योफान के सिर के पास बैठ गया, जबकि अन्य चिकित्सक उस बूढ़े व्यक्ति के चारों ओर जमा हो गए। उस बूढ़े आदमी के पास किसी और को जाने की इजाजत नहीं थी, यहाँ तक कि बड़ों को भी नहीं। केवल एंसली ही अपवाद थी। जल्दी करो, उपचार करो। नौवान ने चिकित्सकों को आदेश दिया, जबकि डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया। तीनों वैद्य अपनी अपनी विशेषज्ञता रखते थे और उन्होंने तुरंत अपने कौशल का उपयोग किया। बाहरी घावों को ठीक करें, ठीक हो जाओ, हड्डी का फ्रैक्चर और फटी हुई मांसपेशियां, अंदरूनी घावों को ठीक करो। अब नौवान की बारी थी अपनी कला का प्रदर्शन करने की। उसने जरा भी संकोच नहीं किया और अपनी लगभग सारी ऊर्जा उस कला का उपयोग करने में लगा दी। ठीक करें स्थिति संबंधी बीमारियां। उन्होंने जिन स्थिति संबंधी बीमारियों का जिक्र किया वे क्षमता का उपयोग करने वालों के कारण उत्पन्न हुई थी। आमतौर पर क्षमता का उपयोग करने वालों द्वारा छोड़े गए कुछ घाव न केवल घाव छोड़ते थे बल्कि जहर, जलन, फ्रॉस्ट बाइट आदि जैसे दुष्प्रभाव भी छोड़ते थे। ये घाव आसानी से ठीक नहीं हो सकते थे और नौवान भाग्यशाली था कि वह एक अद्वितीय वैद्य था जो इस प्रकार की चोटों का इलाज कर सकता था। कई तरह की रोशनी दादा योफान के शरीर पर पड़ी और देखते ही देखते उनके घाव भरने लगे। हालांकि वो रोशनी केवल कुछ सेकंड के लिए ही रही, फिर भी बूढ़ा आदमी धीमी धीमी सांसें ले रहा था, मानो वह अपनी आखिरी सांस लेने वाला हो। ये देखकर नौवान चिल्ला उठा, एक बार फिर अपनी पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल करो। हमारे पास ऊर्जा पुनः प्राप्त करने वाली औषधियां और ऊर्जा क्रिस्टल हैं। जरा भी संकोच मत करो। ऊर्जा पुनर्स्थापन औषधियां ऊर्जा क्रिस्टलों जितनी ऊर्जा तो बहाल नहीं कर पाती, लेकिन युद्ध के लिए ये फिर भी काफी उपयोगी हैं। ऊर्जा क्रिस्टलों की तो बात ही अलग है। नौवान को नहीं पता था कि उनके गरीब परिवार को ये चीजें कैसे मिली, लेकिन चूंकि उसने इसे लॉजिस्टिक्स टीम के अड्डे पर देखा था, इसलिए उसने इसका इस्तेमाल करने में जरा भी संकोच नहीं किया। जब उपचारकों को पता चला कि उन्हें पीछे हटने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे किसी भी समय अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तो वे भी पूरी तरह से जुट गए। ठीक होना। समूह ने लगातार दादा योफान का इलाज किया। उन्होंने कई बार अपनी ऊर्जा की भरपाई की, लेकिन फिर भी बूढ़े व्यक्ति के ठीक होने का कोई संकेत नहीं दिखा। उसके घाव सचमुच गायब हो जाते हैं, मानो वे कभी थे ही नहीं, लेकिन ये प्रक्रिया बेहद धीमी थी। उस बूढ़े व्यक्ति को बाहरी और आंतरिक रूप से भी कई चोटें आई थीं, और यह कहना गलत नहीं होगा कि उसकी चोटें केवल इन्हीं तक सीमित नहीं थीं। डॉक्टरों द्वारा दादा योफान की स्थिति की जांच करने के बाद उन्होंने नौवान और आइंसली को गंभीर नजरों से देखा। ये बहुत बुरा है, मरीज कुछ ही मिनटों में मर सकता है। 0306 10:49 PM अध्याय 358, वो मर नहीं सकता। जब एंसली ने सुना कि दादा योफान की महज 1 मिनट में मृत्यु हो जाएगी तो वह तुरंत भड़क उठी। आपका क्या मतलब है? ग्वांटपा योफान के घाव तो तेजी से भर रहे हैं, उन्हें क्या हुआ है? निदान करने वाले डॉक्टरों को देखते हुए एंसली ने दांत पीस लिए। हमने दादा योफान का काफी इलाज कर दिया था, फिर भी वो कुछ ही मिनटों में कैसे मर गए? लेकिन सच में उनकी हालत में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। एंसली के अचानक गुस्से का सामना करते हुए डॉक्टर ने इसे दिल पर नहीं लिया और इसके बजाय नरमी से समझाने की कोशिश की। महोदया, रोगी ने न केवल अपनी नसों को चोट पहुंचाई बल्कि अपनी ऊर्जा केंद्र को भी तोड़ दिया। उसने तो एक ही झटके में अपने जीवन काल का बहुत बड़ा हिस्सा भी कुर्बान कर दिया। वरिष्ठ डॉक्टरों में से एक ने अपनी गोल चश्मे को ठीक करते हुए अपनी बात जारी रखी। एक ही बार में अपने जीवन काल का बलिदान करने और अपनी ऊर्जा केंद्र को तोड़ने का कार्य आमतौर पर तुरंत ही व्यक्ति की जान ले लेता है। डॉक्टर ने दादा योफान के पीले पड़े चेहरे को देखा और अपना सिर हिलाया। यह अपने आप में एक चमत्कार है कि सर्वोच्च बुजुर्ग इतने लंबे समय तक जीवित रह सके। उन्होंने लंबे समय से अपनी ऊर्जा शक्ति को काफी हद तक भंग कर दिया होगा, लेकिन जीने की उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने ही उन्हें बचा लिया। नहीं, दरअसल इसे भाग्य का ही नतीजा मानना पड़ेगा। दादा योफान को प्लेटिनम स्तर की किस्मत का आशीर्वाद प्राप्त था, जो कि किस्मत का तीसरा सबसे अच्छा स्तर है। दादा योफान एक आकर्षक बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो शायद उनकी प्लेटिनम की किस्मत का उनके आकर्षक चेहरे से कुछ संबंध था। महान बुजुर्ग मैडम के पास मूल रूप से जीने के लिए 15 वर्ष शेष थे, लेकिन उन्होंने अचानक ऊर्जा वृद्धि के बदले में 10 वर्ष खर्च कर दिए। डॉक्टर ने दादा योफान की नाड़ी की जांच की और तुरंत इसका पता लगा लिया। मुझे लगता है कि वह किसी ऐसी सील को तोड़ने की कोशिश कर रहा है जो जबरदस्ती उसकी क्षमताओं को प्रतिबंधित कर रही है या कुछ और इसके परिणामस्वरूप उसके ऊर्जा कोर को भी नुकसान पहुंच रहा है। डॉक्टर ने एंसली की ओर देखने की हिम्मत नहीं की और वो बच्ची से नजरें हटाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह एंसली को यह नहीं बता सका कि जब उसने दादा योफान के ऊर्जा केंद्र को देखने के लिए अपनी विशेष क्षमता का इस्तेमाल किया तो वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। आपस में जुड़े हुए तीनों छोटे ऊर्जा केंद्र कई टुकड़ों में बिखर गए थे। यहाँ तक कि गेंद के आकार के ऊर्जा केंद्रों को जोड़ने वाली ऊर्जा रेखाएं भी बुरी तरह से टूट गई थी। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि सर्वोत्तम ऊर्जा उत्पादन के लिए ऊर्जा लाइनों को अधिकतम सीमा तक खींचा गया था और वह टूट गया। दादा योफान के दायरे में कोई व्यक्ति पहले से ही अपने ऊर्जा केंद्रों को उनकी संबंधित क्षमताओं में अलग कर सकता था। एक विशेष क्षमता के लिए एक ऊर्जा केंद्र। एंसली के विपरीत, जिसके पास अभी भी मिश्रित रंगों वाला एक ऊर्जा कोर था, दादा योफान के कोर में एक ही रंग था, लेकिन उनमें से प्रत्येक मजबूत और चमकदार था। इसके अलावा प्रत्येक कोर को जोड़ने वाली ऊर्जा रेखाएं असंख्य थीं। जितनी अधिक ऊर्जा रेखाएं होंगी उतनी ही अधिक शक्ति उनकी होनी चाहिए। लेकिन बिजली की तार जितनी मोटी 5 से अधिक ऊर्जा रेखाओं वाले इस शक्तिशाली बूढ़े व्यक्ति ने भी अपनी ऊर्जा रेखाओं और कोर को इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर लिया कि किसी को आश्चर्य होता है कि वह बूढ़ा व्यक्ति अभी तक मरा क्यों नहीं। ये ठीक वैसा ही है जैसे बिजली का स्रोत और तार क्षतिग्रस्त हो जाने पर मशीन काम करना बंद कर देती है। दादा योफान भी वैसे ही थे। वो बस अपनी आखिरी सांस का इंतजार कर रहा है। जब एंसली ने इसके बारे में सुना तब भले ही उसे सत्ता जगत के पदानुक्रम के बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि मामला गंभीर है। तो अगर हम ग्वांटपा योफान के ऊर्जा कोर और ऊर्जा लाइनों की भरपाई नहीं करते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी।
बोलते समय एंसली का गला आंसुओं से भर गया था। उसके गाल आंसुओं से भीगे हुए थे और यहाँ तक कि उसकी नाक से निकले पानी से भी उसका चेहरा लगभग गंदा हो गया था। बच्ची को इस तरह सिसकते हुए भी अपने आंसुओं को रोकने की पूरी कोशिश करते देख डॉक्टरों और चिकित्सकों का दिल दर्द से भर गया। जी महोदया, लेकिन हम टूटे हुए ऊर्जा कोर और कटी हुई ऊर्जा लाइन की मरम्मत नहीं कर सकते। हमारे पास ऐसा करने की क्षमता नहीं है। डॉक्टरों और वैद्यों ने अपने सिर झुका लिए और आह भरी। यहाँ तक कि जब एक अन्य वैद्य ने दादा योफान की नसों को ठीक करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग किया, तब भी ऊर्जा रेखाएं नसों से अलग थीं। वे आकार में बहुत छोटे थे और पूरी तरह से विशेष ऊर्जा से बने थे जो क्षमता संपन्न लोगों की थी। इस प्रकार ये लोग भी दादा योफान की मदद नहीं कर सके। डॉक्टर अपनी क्षमताओं का उपयोग केवल रोगी का निदान करने और उसका इलाज करने के लिए ही कर सकते थे। जब डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें टूटे हुए ऊर्जा केंद्रों और ऊर्जा रेखाओं को ठीक करना होगा, तो यहाँ तक कि उपचार करने वालों ने भी अपना सिर हिला दिया। हम सर्वोच्च बुजुर्ग को भी ठीक नहीं कर सकते। हमारी क्षमताएं सीमित हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी ऊर्जा केंद्र को तोड़ देता है और अपनी ऊर्जा रेखाओं को काट देता है, तो वह तुरंत एक नश्वर व्यक्ति में बदल जाता है। वह अपनी विशेष क्षमताओं का उपयोग भी नहीं कर पाता है। जब दादा योफान के आंतरिक अंगों को इस हद तक नुकसान पहुंचा था, तब भी वे अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का उपयोग करके हवा में टिके रहने में सक्षम थे, जो अपने आप में एक अद्भुत क्षमता थी। माफ कीजिए महोदया, हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टरों ने एक बार फिर एंसली से बात की और उनमें से कुछ तो बच्ची को बूढ़े आदमी के अंतिम संस्कार की तैयारी करने की सलाह भी देना चाहते थे। हालांकि एंसली ने अचानक अपने आंसू पोंछे और फिर अपने हाथ ऊपर उठाए। वाह, हम अभी भी ग्वांटपा को बचा सकते हैं। जैसे ही बच्ची ने अपनी क्षमता को सक्रिय किया, उसकी आंखों में हल्की सुनहरी रोशनी चमक उठी। भाग्य और दुर्भाग्य की देवी। उसी क्षण बच्ची की आंखों के सामने डेटा की पंक्तियां दिखाई देने लगी। वह दादा योफान के भाग्य स्तर को लाल रोशनी में चमकते हुए सीधे देख सकती थी। आयरन का स्तर, और यह डेटा भी लगातार बदलता रहता है। लकड़ी के स्तर और लोहे के स्तर के बीच बार बार बदलता रहता है। कभी यह भूरी लकड़ी होती है तो अगले ही पल ये लाल लोहा हो जाता है। इससे एंसली को पता चला कि दादा योफान वाकई मौत के कगार पर थे। अगर भाग्य का स्तर लकड़ी के स्तर पर ही बना रहा, तो इसका मतलब तत्काल मृत्यु होगी। लेकिन क्या एंसली भाग्य के स्तर को लकड़ी के स्तर तक हमेशा के लिए गिरने देगी? हम नहीं, दादा योफान मर नहीं सकते। जब तक मैं यहाँ हूँ, वे नहीं मरेंगे। 0306 10:49 PM अध्याय 359 अपनी किस्मत को बेहतर बनाना। एंसली की निगाहें तेज हो गईं। उसने उपचारकों के पास रखे 3 रंगों के क्रिस्टलों के ढेर और कुछ ऊर्जा पुनर्प्राप्ति औषधियों पर नजर डाली, जिनके बारे में भगवान ही जानता है कि वे उन्हें कहां से लाए थे। बच्ची ने हिम्मत जुटाई और गहरी सांस ली। दादा योफान की किस्मत खराब है, इसलिए वो मर रहे हैं। लेकिन अगर मैं उनकी किस्मत बदल दूं, तो क्या वो जीवित नहीं हो जाएंगे? वह जीवित रहेगा। एंसली ने ज्यादा सोचा नहीं और तुरंत अपनी आंखों के भीतर की सुनहरी रोशनी को दादा योफान के शरीर की ओर भेज दिया। उसी क्षण सुनहरी रोशनी ने दादा योफान के शरीर को घेर लिया और उन्हें एक गर्मजोशी भरे आलिंगन में जकड़ लिया। बूढ़े व्यक्ति के आसपास मौजूद अन्य लोग सुनहरी रोशनी को निश्चित रूप से देख सकते थे, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि वह किस प्रकार की रोशनी थी। उन्हें लगा कि यह शायद परिवार के मुखिया की कोई गुप्त क्षमता होगी। दूसरों की घूरती निगाहों को नजरअंदाज करते हुए एंसली ने अपना हाथ हिलाया और मन ही मन चिल्लाई, भाग्य स्तर को क्रिस्टल स्तर में बदल दो। इससे दादा योफान के साथ जो भी हो, वह निश्चित रूप से बच जाएंगे। जैसे ही एंसली ने आदेश दिया, उसके तुरंत बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी ऊर्जा उस सुनहरी रोशनी में समा रही है जो दादा योफान के शरीर को घेरे हुए थी। सूशिश, उसकी ऊर्जा केंद्र में संग्रहित ऊर्जा लगातार सुनहरी रोशनी में प्रवाहित हो रही थी और बदले में उस बूढ़े व्यक्ति के सिर के ऊपर प्रदर्शित भाग्य स्तर का डेटा तेजी से झिलमिला रहा था। आयरन का स्तर स्थिर है, कांस्य स्तर स्थिर, रजत स्तर स्थिर, स्वर्ण स्तर स्थिर। जब उसका रंग बढ़कर स्वर्ण हो गया, तो एंसली को महसूस हुआ कि उसकी आधी ऊर्जा पहले ही खत्म हो चुकी है। स्पष्टतः किसी मनुष्य के भाग्य में हेरफेर करना किसी राक्षस के भाग्य में हेरफेर करने की तुलना में कहीं अधिक कठिन है। इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति को निशाना बनाया गया था, वह दादा योफान जैसा ताकतवर व्यक्ति था। ये सचमुच बहुत थकाने वाला है। एंसली के माथे पर पसीने की बूंदें निकलने लगी। एक एक बूंद उसके चेहरे से फिसलती हुई उसकी ठुड्डी को छूती हुई जमीन पर गिर रही थी। ये पहली बार था जब एंसली ने जबरदस्ती किसी ऐसे व्यक्ति की किस्मत को सीधे क्रिस्टल स्तर तक पहुंचा दिया, जिसकी किस्मत लकड़ी के स्तर की थी, जो कि संभव किस्मत का उच्चतम स्तर था। स्वर्ण स्तर, यह अभी भी स्वर्ण स्तर पर है। जारी रखें। स्वर्ण स्तर बढ़ रहा है। प्लेटिनम स्तर स्थिर, निरंतर प्रगति। डायमंड लेवल। जब एंसली ने दादा योफान की किस्मत को हीरे के स्तर तक पहुंचाने के लिए हेरफेर किया, तब तक बच्ची ने अपनी सारी ऊर्जा पहले ही समाप्त कर दी थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसका ऊर्जा स्रोत पूरी तरह से खाली और सूखा हुआ है, उसमें जरा भी ऊर्जा नहीं बची है। उसने ज्यादा देर इंतजार नहीं किया और तुरंत ही ढेर सारी ऊर्जा क्रिस्टल लेकर उन्हें अवशोषित कर लिया। चटक चटक, ऊर्जा क्रिस्टल तेज चटकने की आवाजें पैदा करते हुए बिखर गए। गल्प गल्प, वाह! बच्ची ने एक ही बार में कई औषधियां पी ली और उन औषधियों से उसके सूखे हुए शरीर को फिर से ऊर्जा मिल गई। एंसली ने अपने होंठ पोंछे और जितनी जल्दी हो सके औषधियों को पचाना जारी रखा। औषधियों को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया में आमतौर पर कुछ सेकंड लगते थे, लेकिन एंसली ने इसे सिर्फ 1 सेकंड में कर दिया। अंततः उसे यह महसूस होने लगा कि उसकी विशेष ऊर्जा उसके ऊर्जा केंद्र के भीतर फिर से प्रकट होने लगी है। धीरे धीरे अमूर्त ऊर्जा उसके ऊर्जा केंद्र को भरने लगी, ठीक वैसे ही जैसे पानी एक पानी की टंकी को भरता है। अच्छा, बहुत अच्छा, जारी रखें। महज कुछ ही मिनटों में 3 औषधियां पीने और 10 3 रंगों वाले क्रिस्टल को पीसने के बाद बच्चे का ऊर्जा केंद्र पूरी तरह से भर गया था। ऊर्जा के रिसाव का खतरा भी मंडरा रहा था या उसने ऊर्जा केंद्र को फैलने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। हालांकि इस बार एंसली ने अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग अपने ऊर्जा केंद्र को विस्तारित करने के लिए नहीं किया। उसने उस सारी ऊर्जा का उपयोग दादा योफान के भाग्य को क्रिस्टल स्तर तक बढ़ाने के लिए किया। स्पष्टतः किसी के भाग्य को उच्चतम स्तर तक बढ़ाना उसे सबसे निचले स्तर तक गिराने की तुलना में कहीं अधिक कठिन था। एंसली ने अपनी सारी नई ऊर्जा दादा योफान के भाग्य के स्तर को क्रिस्टल तक बढ़ाने के लिए बर्बाद कर दी। बच्ची में एक बार फिर ऊर्जा की कमी हो गई थी, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने जल्दी से और अधिक क्रिस्टल तोड़े और अधिक औषधि पी ली, इस बात की परवाह किए बिना कि ये बाहरी स्रोत उसके शरीर पर बोझ डालेंगे या नहीं। अपनी ऊर्जा पूरी तरह से पुनः प्राप्त करने के बाद बच्ची ने अपनी क्षमता को वापस लेते हुए दादा योफान की ओर देखने का फैसला किया। उसकी नजर में दादा योफान की सांसें पहले से ज्यादा मजबूत हो गई थीं। उनके चेहरे की रौनक लौट आई थी और अब वे मरनासन नहीं लग रहे थे। जब एंसली ने ये देखा, तो उसने डॉक्टरों और वैद्यों को इशारा किया। अब कैसा है? कृपया जांच करें। जो डॉक्टर और वैद्य इतने समय से एंसली की विचित्र हरकतें देख रहे थे, वे अचानक समझ नहीं पाई कि क्या कहें। उन्होंने दादा योफान के स्पष्ट रूप से बेहतर रंग रूप पर नजर डाली और उनके होश उड़ गए। अरे बाप रे, बूढ़ा आदमी पहले से कितना बेहतर दिख रहा है। हमने उसके घावों को भरने की पूरी कोशिश की, फिर भी वह कमजोर लग रहा था। लेकिन उस बच्ची ने अपनी सुनहरी रोशनी से जो कुछ भी किया, उसके बाद बूढ़े आदमी की हालत में सुधार आ गया। डॉक्टर और वैद्य अचंभित रह गए। यहाँ तक कि नौवान, जो पहले से ही एंसली के चमत्कारी कार्यों से अप्रभावित था, बेहोश होने की कगार पर पहुंच गया।
ये तो स्वर्ग के नियमों को चुनौती देने जैसा है। डॉक्टरों को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था, फिर भी उन्होंने तुरंत दादा योफान के शरीर की जांच की। हालांकि वे इसे जितना ज्यादा देखते गए उतना ही ज्यादा भयभीत होते गए। सर्वोच्च गुरु की ऊर्जा केंद्र और रेखाएं अभी भी क्षतिग्रस्त हैं, लेकिन किसी तरह वे सर्वोच्च गुरु के शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं और चुपचाप तैर रही हैं। रुको, बिखरे हुए टुकड़े बेतरतीब ढंग से इधर-उधर तैर रहे हैं, लेकिन संयोगवश वे अपनी मूल स्थिति में वापस एकत्रित हो गए और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने कुछ पूर्ण कोर बना लिए हैं। ऊर्जा कोर अभी भी क्षतिग्रस्त थे, ये सच है, लेकिन टूटे हुए टुकड़ों ने अराजकता नहीं फैलाई, जो आमतौर पर किसी की मौत का कारण बनती है। वे अंश चुपचाप वापस एकत्रित हो गए और एक दूसरे से चिपकने की कोशिश करने लगे, जिससे एक पूर्ण लेकिन क्षतिग्रस्त ऊर्जा केंद्र का निर्माण हुआ। बिजली की लाइनों का भी यही हाल था। वे अब काम नहीं कर सकती थी, लेकिन वे बड़े करीने से कतार में लगी हुई थी, बस मरम्मत का इंतजार कर रही थी। इन सब बातों के चलते विकलांग दादा योफान अव्यवस्थित, टूटे-फूटे टुकड़ों से किसी भी तरह की हानि झेले बिना जीवित रह सके। बुजुर्ग व्यक्ति सुरक्षित है। 0306 10:50 PM अध्याय 360 किस्मत की शक्ति। जब डॉक्टरों को इस चमत्कार के बारे में पता चला, तो उन सभी ने एक साथ बड़ी-बड़ी आंखों से एंस्ली की ओर देखा। अरे बाप रे, ये बच्ची, ये तो कमाल की है। इसने कुछ सुनहरी रोशनी से एक मरते हुए बूढ़े आदमी की जान कैसे बचा ली? ये कैसी शक्ति है? क्या ये कोई असाधारण उपचार क्षमता है? यहाँ तक कि दादा योफान के पास तैनात 5 दोस्तों में से एकमात्र नौवान भी ठंडी हवा में सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। मैंने तो अपने परिवार की मुखिया को कभी भी उपचार करने की क्षमता का इस्तेमाल करते नहीं देखा। आखिर उसे यह क्षमता कैसे मिली? क्या वह सच में अभी बच्ची है? उसके पास पहले से ही इतनी सारी क्षमताएं हैं, ऐसे में उसका दूसरों को ठीक कर पाना बिल्कुल समझ से परे है। हालांकि अगर एंस्ली को पता चल जाता कि नौवान क्या सोचता है, तो वह तुरंत उसके शब्दों को नकार देती। मैंने दादा योफान का इलाज बिल्कुल नहीं किया। अगर उनके घाव उनकी ऊर्जा कोर और लाइनों पर नहीं है, तो उन्हें बचाने के लिए मुझे भी उपचारकों की जरूरत पड़ेगी। हालांकि ऊर्जा कोर और ऊर्जा रेखाओं जैसी चीजें विशेष क्षमताओं से संबंधित थी, और इस प्रक्रिया में अवचेतन रूप से भाग्य भी शामिल होता था। जब किसी को कोई विशेष क्षमता प्राप्त होती थी, तो उसके लिए भाग्य की आवश्यकता होती थी। भले ही उन्हें वह क्षमता अपने परिवार से विरासत में मिली हो, लेकिन उस क्षमता का विरासत में मिलना भी भाग्य की ही बात थी। विशेष क्षमताओं से जुड़ी हर चीज में भाग्य का भी हाथ होता था। भले ही किसी व्यक्ति में प्रतिभा हो और वह अपनी क्षमताओं को निखारने में बहुत मेहनत करे, फिर भी भाग्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती थी। कुछ लोग सौभाग्यशाली होते हैं कि उनका जन्म एक अच्छे परिवार में होता है जिसने उन्हें संसाधन मुहैया कराए। कुछ लोग सौभाग्यशाली होते हैं कि उन्हें मार्गदर्शन देने वाली कोई व्यवस्था मिलती है। उदाहरण के लिए द गॉडफादर, किसी को सौभाग्य से अच्छी प्रतिभा प्राप्त हुई और वो बहुक्षमता का उपयोगकर्ता बन सका। कोई भी अपने अलौकिक जीवन में भाग्य की भूमिका को नकार नहीं सकता था। दादा योफान के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो बस भाग्यशाली थे कि उनके टूटे हुए कोर और ऊर्जा रेखाओं ने ऐसी अराजक ऊर्जा उत्पन्न नहीं की जो उन्हें अंदर से नष्ट कर देती और उनकी मृत्यु का कारण बन जाती। और यह सौभाग्य एंस्ली ने उस बूढ़े व्यक्ति को 2 ऊर्जा कोर के समान ढेर सारी ऊर्जा बर्बाद करने के बदले में प्रदान किया था। भाग्य की शक्ति हमारी सोच से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। जब एंस्ली गहरी सोच में डूबी हुई थी, तब तक डॉक्टरों ने उसकी पूरी शारीरिक जांच पूरी कर ली थी। वे सभी तुरंत अपने पैरों पर खड़े हो गए। महामहिम, ये तो चमत्कार है। सर्वोच्च बुजुर्ग भाग्यशाली रहे और उनके टूटे हुए अंग बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहे हैं। हाँ, उसकी ऊर्जा रेखाएं भी आज्ञाकारी रूप से एक सीधी रेखा में तैर रही हैं, जिससे उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। एक अन्य डॉक्टर ने बच्चे का हाथ पकड़ा और उसे जोर से हिलाया। महिमा, सर्वोच्च बुजुर्ग का जीवन अब खतरे में नहीं है, भले ही वे जीवन भर अपनी विशेष क्षमताओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे। ये तो ईश्वर का आशीर्वाद है। महोदया, आप सचमुच एक भाग्यशाली सितारा हैं। डॉक्टरों और वैद्यों ने देखा कि कैसे एंस्ली ने दादा योफान के शरीर में सुनहरी रोशनी प्रवाहित की। उन्होंने उस दृश्य से इस चमत्कार तक एक संबंध स्थापित किया। इस बच्ची ने जरूर कुछ किया होगा और किस्मत ने उसका साथ दिया, जिससे उस बूढ़े आदमी की जान बच गई। जब एंस्ली ने डॉक्टरों से यह खबर सुनी, तो उसने मन ही मन राहत की सांस ली। बच्चा अनजाने में ही जमीन पर गिर पड़ा और उसने एक हल्की सी आह भरी। भगवान का शुक्रिया। एंस्ली ने अपना सिर नीचे किया और अपना माथा पूंछा। उसने धीरे से दादा योफान की ओर देखा और जब उसने देखा कि बूढ़ा व्यक्ति शांति से सांस ले रहा है, तो बच्ची को रोने की इच्छा हुई। अरे बाप रे, बाल बाल बच गए। दादा योफान सचमुच मौत के बहुत करीब थे। अगर मुझमें ये क्षमता न होती, तो शायद दादा योफान बहुत पहले ही मर गए होते। एंस्ली को अचानक राहत मिली कि उसे भाग्य को नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त है। उसकी मुलाकात ज़ेब से भी हुई, जिसने उसे दूसरों के भाग्य को नियंत्रित करने का कौशल दिया, जिससे ये चमत्कार संभव हुआ। इन सब के अलावा अगर ऐसा न होता तो वह दादा योफान को कैसे बचा पाती जब उनके सभी ऊर्जा केंद्र और ऊर्जा रेखाएं टूट चुकी थीं। बच्चा एक बार फिर आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया और उसने दादा योफान की ओर देखा। ग्वांडपा अब सुरक्षित है, लेकिन क्या हम उसकी टूटी हुई गायों के बारे में कुछ कर सकते हैं? एंस्ली ने उपचारकों और डॉक्टरों की ओर देखा और दादा योफान की क्षमताओं को वापस लाने का तरीका खोजने की कोशिश की। वह नहीं चाहती थी कि दादा योफान अपना शेष जीवन एक साधारण बूढ़े व्यक्ति के रूप में बिताएं। और उसकी जीवन अवधि के बारे में, क्या उसकी जीवन अवधि बढ़ाने या उसकी खोई हुई जीवन अवधि को वापस लाने का कोई तरीका है? जब एंस्ली ने इस विषय पर बात की, तो वैद्य, चिकित्सक और यहाँ तक कि नौवान ने भी अचानक अपनी निगाहें नीचे कर ली। उनमें से किसी ने भी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। वे केवल दया और सहानुभूति से भरी निगाहों से एंस्ली को देख सकते थे। नौवान के चेहरे पर भी उदासी और हताशा के कुछ भाव थे। यह क्या है? तुम लोग ऐसे क्यों हो? एंस्ली ने अजीब माहौल को महसूस किया और तुरंत भौहें चढ़ा ली। नूबन, मुझे बताओ, व्लोम क्या होता है? एंस्ली ने उठते ही नौवान की आस्तीन खींच ली। उसने एक हाथ से अपनी गंदी स्कर्ट को थपथपाया और दूसरे हाथ से उस युवक की ओर देखा। क्या हम ग्वांडपा योफान की क्षमताओं और जीवन काल को वापस लौटा सकते हैं? उसने एक बार फिर पूछा। किसी न किसी तरह बच्ची को पहले से ही एक अशुभ आभास हो गया था, लेकिन उसने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। जब एंस्ली ने उससे इस हद तक सवाल पूछ लिया, तो नौवान के पास जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। युवक ने मुंह खोलकर कांपती हुई आवाज में बात की। परिवार के मुखिया, टूटे हुए मूल और टूटी हुई ऊर्जा रेखाओं को ठीक करने के लिए हमें एक अत्यंत भाग्यशाली अलौकिक संबंध की आवश्यकता है जो टूटे हुए मूलों को ठीक करने में सक्षम प्राणी को बुला सके। नौवान ने गहरी सांस ली और फिर उदास चेहरे के साथ बोलना जारी रखा। सर्वोच्च वरिष्ठ के जीवन काल को बढ़ाने के लिए हमें बहुमूल्य खजानों की आवश्यकता है। मूल्यवान श्वासूस, उदाहरण के लिए यूनिकॉर्न का खून, ड्रैगन के शल्क, जीवन का फल, मत्स्यांगना के आंसू की एक बूंद, एल्फ के विश्व वृक्ष के बीज, एस्पिरिट का अमृत और इसी तरह ये सभी आसानी से नहीं मिलते थे। 0306 10:50 PM अध्याय 361। चलो शुरू करते हैं। पहले सूचीबद्ध की गई कई वस्तुओं के बावजूद दुनिया भर में अनगिनत अन्य अनमोल खजाने बिखरे हुए थे। नौवान के सीमित ज्ञान के आधार पर यह संभव ही नहीं था कि वह उन सभी चीजों की सूची बना सके जिनका उपयोग करके कोई व्यक्ति अपने जीवन काल को बढ़ा सकता है। बेशक अलग अलग वस्तुओं की जीवन अवधि भी अलग अलग होती थी। यूनिकॉर्न का खून किसी की उम्र को केवल 1 साल तक बढ़ा सकता था, और वो खून किसी इंसान का न होकर जंगली यूनिकॉर्न का होना चाहिए था, जो अभी भी शुद्ध और अछूत हो। ड्रैगन का शल्क 0.5 वर्ष। ये निश्चित रूप से जीवन के उस ड्रैगन का शल्क होगा जिसका जीवन काल 1000 वर्ष से अधिक होता है।
जीवन का फल 3 वर्ष। ये केवल बोनो के राज्य में ही पाया जा सकता था। यह उनका अनमोल फल था जो एल्व्स के पास भी नहीं था। जलपरी के आंसू 2 साल। जलपरी केवल उस जलमग्न राज्य में ही पाई जा सकती है जहां kraken और जलपरियों जैसे पौराणिक समुद्री जीव रहते हैं। अगर व्यक्ति भाग्यशाली हो तो एल्व्स महाद्वीप पर पाए जाने वाले विश्व वृक्ष के बीज अधिकतम 8 वर्ष का जीवन काल दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए एल्व्स महाद्वीप की राजधानी में प्रवेश करना आवश्यक था क्योंकि विश्व वृक्ष केवल वहीं पाया जा सकता था। और क्या बीज इतनी आसानी से मिल सकते हैं? संदेह है। एस्पिरिट नेक्टर शाही परियों का था और केवल परी रानी के पास ही वो मौजूद था। यह अमृत न केवल किसी व्यक्ति की आयु को 10 वर्ष तक बढ़ा सकता है, बल्कि यह ऊर्जा के टूटे हुए केंद्र, ऊर्जा की टूटी हुई रेखाएं आदि जैसी गंभीर चोटों को भी ठीक कर सकता है। जीवन बढ़ाने वाली ये सभी चीजें पाना मुश्किल था। यहाँ तक कि जैक और इवान भी इन्हें आसानी से हासिल नहीं कर सकते थे। हर किसी को इन्हें लेने के लिए खुद यात्रा करनी पड़ती थी। अगर कोई उस वस्तु को बेच भी देता है तो उसकी कीमत इतनी अधिक होगी कि केवल जैक और इवान जैसे बड़े बॉस ही उसे वहन कर सकते हैं। कहने की जरूरत नहीं कि ऐसी वस्तुओं की नीलामी करने वालों की संख्या बेहद कम थी। केवल पैसों की सख्त जरूरत वाले लोग ही जीवन रक्षक वस्तुएं बेचते थे। जब एंस्ली ने नौवान द्वारा जीवनकाल बढ़ाने के बारे में दी गई व्याख्या सुनी तो बच्ची तुरंत समझ गई कि उसे दादा योफान का जीवनकाल बढ़ाने में मदद करने की योजना को स्थगित करना होगा। उसे ये चीजें खरीदनी या खोजनी पड़ती थी और इसके लिए परिवार का कम से कम स्थिर होना और उसकी अनुपस्थिति में भी अपना अस्तित्व बनाए रख पाना जरूरी था। निकट भविष्य में यह संभव नहीं है, इसलिए इस समय उसकी प्राथमिकता दादा योफान के टूटे हुए कोर और ऊर्जा लाइनों को ठीक करना था। डॉक्टरों ने कहा कि अगर 12 घंटे के भीतर इसका तुरंत इलाज नहीं किया गया तो टूटे हुए कोर को ठीक करने की कोई उम्मीद नहीं बचेगी क्योंकि कोर गायब हो जाएंगे। जब ऐसा हुआ तो दादा योफान को एक नई क्षमता प्राप्त करनी पड़ी और ऐसा तभी हो सकता था जब उस बूढ़े व्यक्ति का शरीर अभी भी नई क्षमता प्राप्त करने के लिए फिट हो। दादा योफान के बूढ़े शरीर और उनके शरीर में जमा पुरानी चोटों को देखकर ये संभव ही नहीं लगता कि उनके शरीर में कोई और विशेष क्षमता हो सकती है। ठीक है, समझो, तो हमें किसी दूसरी दुनिया से एक ऐसे प्राणी को बुलाने के लिए एक अलौकिक दूत की जरूरत है जो किसी के टूटे हुए दिल को ठीक कर सके। हाँ, डॉक्टरों और वैद्यों ने एंस्ली की बात पर सहमति में सिर हिलाया। अफसोस की बात है कि उन सभी का मानना था कि किसी अलौकिक शक्ति वाले सम्मना को पाना मुश्किल है और ऐसे दुर्लभ प्राणी को बुलाना तो और भी मुश्किल है। गोरलिफ देश में सम्मना गिल्ड का मास्टर भी यह वादा नहीं कर सकता था कि वह ऐसा प्राणी बुला सकता है जो इस तरह के टूटे हुए कोर को ठीक कर सके। अगर कोर में बस इधर उधर दरारें हों तो उसे ठीक करना आसान है, लेकिन पूरी तरह से टूटे हुए कोर को ठीक करना बिल्कुल नामुमकिन। लेकिन एंस्ली बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं लग रही थी। बच्ची ने दादा योफान के इलाज के लिए रखी गई औषधि और ऊर्जा क्रिस्टल के आखिरी बैच को देखा। उसने तुरंत मन ही मन हिसाब लगाया। मुझे लगता है कि इससे अलवारो की किस्मत कम से कम डायमंड लेवल तक बढ़ जाएगी। पक्का करने के लिए चलिए उसकी किस्मत का लेवल क्रिस्टल तक बढ़ा देते हैं। एंस्ली को याद नहीं है कि उसने पिछली बार अलवारो के भाग्य का स्तर क्या देखा था, लेकिन ये सोने से भी अधिक होना चाहिए। दादा योफान की किस्मत सुधारने की तुलना में उसकी किस्मत सुधारना कहीं ज्यादा आसान होगा। ठीक है, अलवारो को बुलाओ। एंस्ली ने पिछवाड़े की ओर देखते हुए अपनी जांघ पर हाथ मारा। फिलहाल युद्ध क्षेत्र पहले की तुलना में थोड़ा शांत था क्योंकि सेलेनो दुश्मन को डराने के लिए आ चुका था। यहाँ तक कि जब फेनरर इस समय पेगासस से लड़ रहा था तब भी दुश्मन ने बहुत आक्रामक तरीके से हमला करने की हिम्मत नहीं की। इससे स्लोएन परिवार को आराम करने और अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने में मदद मिली। इतना ही नहीं, नौवान को छोड़कर बाकी 5 बच्चे पहले ही युद्ध के मैदान में शामिल हो चुके थे। कुलीन वर्ग के सदस्य होने के नाते स्लोएन परिवार की सेना की मृत्यु दर को कम करने में उनकी मदद बहुत महत्वपूर्ण थी। इस प्रकार एंस्ली के पास खुद युद्ध में शामिल होने से पहले दादा योफान को ठीक करने का समय था। एक गहरी सांस लेते हुए बच्चे ने नौवान को पास आने का इशारा किया जबकि डॉक्टर अलवारो को ढूंढने चले गए। जी हाँ, परिवार के मुखिया, क्या आप एक्सेल को जानते हैं? अगर वह चाहे तो उसे भी युद्ध क्षेत्र में आने दीजिए। उसकी खोजी क्षमता हमारे लिए बहुत मददगार साबित होगी। एक्सेल, नीली त्वचा वाली वो बॉनी दासी जिसे हमने अभी खरीदा है। हाँ, बस उसे बहुत ज्यादा उत्तेजक पदार्थ मत देना, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी राक्षसी वंश परंपरा सक्रिय हो जाए। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। नौवान तुरंत एक्सेल को ढूंढने के लिए उनकी गाड़ी की ओर चल पड़ा। उसी समय अलवारो खून से लथपथ कपड़ों में एंस्ली के घर पहुंचा। यह उसका खून नहीं बल्कि दुश्मन का खून है। जी बॉस, अलवारो ने सीधे सीधे पूछा कि एंस्ली उससे क्या चाहता है और वह नीचे बैठ गया। एंस्ली भी स्पष्टवादी थी। उसने अलवारो को स्थिति समझाई और फिर अपने पंजों पर खड़े होकर उसके कंधे पर थपथपाया। समझ गए, किस्मत की बात है, इसे मुझ पर छोड़ दो। मेरे पास कुछ खास चीजें हैं जो इसमें आपकी मदद कर सकती हैं। एंस्ली ने बिना पलक झपकाए झूठ बोला। जिसे भाग्य का प्रतीक माना जा रहा था वह वास्तव में उसका कौशल था। लेकिन अलवारो ने एंस्ली की बातों पर विश्वास किया। ठीक है बॉस, अच्छा, अगर आप तैयार हैं तो आओ इसे करें। 0306 10:50 PM अध्याय 362 जेड कन्या। एंस्ली ने गहरी सांस ली और तुरंत अपनी क्षमता का इस्तेमाल अलवारो पर किया। उसी क्षण एक सुनहरी रोशनी ने अलवारो के शरीर को घेर लिया और उसके भाग्य स्तर के आंकड़े उसके सिर के ऊपर दिखाई दिए। प्लेटिनम स्तर क्रिस्टल लेवल से सिर्फ 2 लेवल दूर और उसकी किस्मत का लेवल भी कम नहीं हुआ। ये देखकर एंस्ली की आंखें चमक उठी। ये तो अच्छी बात है, इस तरह से मैं बहुत ज्यादा औषधि और ऊर्जा क्रिस्टल बर्बाद नहीं करूंगा। इस प्रकार एंस्ली ने तुरंत ही अलवारो के भाग्य के स्तर को प्लेटिनम से क्रिस्टल स्तर तक एक ही झटके में संपादित कर दिया। इस बार अलवारो के भाग्य को क्रिस्टल स्तर तक पहुंचाने के बावजूद उसने अपनी आधी ऊर्जा ही खर्च की। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि मूल भाग्य स्तर और इच्छित स्तर के बीच का अंतर उतना बड़ा नहीं था। इसके अलावा ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अलवारो ने अपने ऊर्जा केंद्रों को जोड़ने के लिए ऊर्जा रेखाएं नहीं बनाई थी, इसलिए वह दादा योफान से भी कमजोर था। जब एंस्ली को इस तथ्य का एहसास हुआ तो उसने मन ही मन कसम खाई कि उसे भाग्य में हेरफेर करने की क्षमता का उपयोग करते समय अपनी ऊर्जा खपत की बेहतर गणना करने के लिए विशेष क्षमता क्षेत्र के पदानुक्रम के बारे में सीखना होगा। लेकिन अभी के लिए आइए दादा योफान पर ध्यान केंद्रित करें। जब ये सुनिश्चित हो गया कि अलवारो की किस्मत का स्तर क्रिस्टल स्तर पर है, तभी बच्चे ने अलवारो को सिर हिलाकर सहमति दी। अब आप एक प्राणी को बुला सकते हैं। अलवारो ने आंखें बंद करने से पहले एंस्ली की ओर सिर हिलाकर जवाब दिया। अगले ही पल उसके पूरे शरीर में एक लाल आभा फैल गई और उस युवक ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठा लिया। मैं तुम्हें बुलाता हूँ, दूसरे लोगों से आया ज्ञात। अलवारो ने अपनी सारी आभा को जमीन पर केंद्रित किया, जिससे लाल रंग में रंगा हुआ एक जटिल दिखने वाला जादुई घेरा बन गया। आमतौर पर समनस के जादुई घेरे नीले रंग के होते थे, लेकिन वे अलौकिक समनस इसके बजाय लाल घेरे बनाते थे। वहां से यह पता चल सकता था कि सम्मनकर्ता किसी दूसरी दुनिया का प्राणी है या नहीं। जैसे ही अलवारो ने अपने बगल में जमीन पर लाल घेरा बनाया, वह लाल जादुई घेरा तेजी से चमक उठा। वृत्त से प्रकाश की एक किरण निकली जो धीरे धीरे एक मोटे प्रकाश स्तंभ का रूप ले रही थी। बस तेज हवा चल रही थी और जादुई घेरे में जगह जगह चिंगारियां निकल रही थी। कभी कभी बिजली कड़कने की तेज आवाज आती थी और फिर अगली बार किनारे पर लहरों के टकराने की आवाज सुनाई देती थी। जादुई घेरा पहले से भी अधिक चमकने लगा और प्रकाश स्तंभ भी इतना लंबा होता चला गया कि वो लगभग हवेली की ऊंचाई को भी पार कर गया। लाल बत्ती के खंभे ने दूसरों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन चूंकि वे पिछवाड़े के करीब नहीं जा सके, इसलिए उनमें से किसी को भी ठीक से पता नहीं चला कि वास्तव में क्या हुआ था।
क्या वह लाल खंभा एक सम्मोहन घेरा है? मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये तो किसी समनकर्ता द्वारा सम्मन बुलाने जैसा ही होगा। कौन है ये? ये 5 कलियों में से लॉर्ड अल्वारो ही होना चाहिए। वह प्रकाश स्तंभ लाल है। ऐसा केवल कोई अलौकिक सम्मन ही कर सकता है। सच है, लेकिन उसने किस तरह का आह्वान किया था जिससे प्रकाश स्तंभ इतना तीव्र हो गया? आह्वान की दुर्लभता और शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि आह्वान किए जाने के समय प्रकाश का स्तंभ कितना मोटा और ऊंचा होता है। हवेली के स्तंभों में से एक जितना बड़ा इतना ऊंचा प्रकाश स्तंभ देखना असामान्य है। वह युवक जो भी बुलाएगा, वह निश्चित रूप से कुछ अद्भुत होगा। जी हाँ, कुछ ही सेकंड बाद प्रकाश के स्तंभ ने अनगिनत लाल कणों को इकट्ठा किया और धीरे-धीरे उन कणों ने एक जीव का रूप ले लिया। वह प्राणी जमीन पर बने जादुई घेरे से कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर हवा में तैर रहा था, क्योंकि लाल कण इतने चकाचौंध करने वाले थे कि जब तक सभी लाल कणों ने आह्वान अनुष्ठान पूरा नहीं कर लिया, तब तक प्राणियों का स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा था। जब लाल कणों से जीव का पूरा शरीर बन जाता है, तभी वे कण गायब होते हैं। यहाँ तक कि लाल प्रकाश स्तंभ भी मंद पड़ गया, जिससे जमीन पर केवल लाल जादुई घेरा ही रह गया। जादुई घेरा ही एकमात्र द्वार था जो दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ था। इस घेरे का उपयोग करके बुलाया गया प्राणी बिना किसी बाधा के अपनी मूल दुनिया में लौट सकता था। सम्मनकर्ता के साथ चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक जादू का घेरा मौजूद रहता है, सम्मोहित प्राणी हमेशा वापस लौट सकता है। बेशक, अगर किसी कारणवश जादू का घेरा गायब हो जाता है क्योंकि बुलाने वाले के पास उसे बनाए रखने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती है, तो बुलाया गया प्राणी भी घेरे के गायब होने के साथ ही वापस चला जाएगा। केवल बुलाया गया प्राणी ही उस घेरे का उपयोग करके अपनी दुनिया में जा सकता था। अन्य प्राणी नहीं जा सकते थे, यहाँ तक कि अन्य बुलाए गए प्राणी भी नहीं। बुलाए गए प्रत्येक प्राणी का अपना एक जादुई घेरा होता था, और तकनीकी रूप से एक ही बार में एक से अधिक प्राणियों को बुलाना आम बात नहीं है। राजधानी जाते समय अल्वारो का ऐसा करना एक विलक्षण प्रतिभा थी। वापस बुलाए गए प्राणी के पास लाल स्तंभ के हटते ही समूह अंततः उस प्राणी को देख सका जिसे उन्होंने बुलाया था। जादुई घेरे के ऊपर एक वयस्क की हथेली के आकार का हरे रंग की त्वचा वाला एक व्यक्ति तैर रहा था। उसकी पीठ पर सफेद पंखों की एक जोड़ी लगी हुई थी, जो किसी देवदूत के पंखों जैसी लग रही थी। उस नन्हे से इंसान के सिर के ऊपर कोई प्रभामंडल नहीं था, लेकिन बदले में एक छोटा सा सींग था जो यूनिकॉर्न के सींग जैसा दिखता था। उसमें बैंगनी और गुलाबी रंग थे, जो देखने में बेहद मनमोहक लग रहे थे। कमर तक पहुंचने वाले गहरे नीले लहराते बाल, आकाशगंगा जैसी पुतलियां और आधे नुकीले कान। जिस प्राणी को बुलाया जाना चाहिए वह एक छोटी लड़की होनी चाहिए जो न तो बौनी, न परी, न देवदूत, न ही कुछ और जैसी दिखती हो। वह एक बिल्कुल ही अजनबी प्राणी था जिसने हल्के गुलाबी रंग के पारंपरिक चीनी कपड़े पहन रखे थे। उसकी शक्ल सूरत उसके कपड़ों से मेल नहीं खाती थी, और उसका पूरा व्यक्तित्व ही लोगों को उसकी नस्ल पर सवाल उठाने के लिए काफी था। क्या ये कोई हाइब्रिड है या कुछ और? यह इतनी अजीब क्यों है? यहाँ तक कि एंस्ली भी उस नन्ही हरे रंग की त्वचा वाली बच्ची को बड़ी बड़ी आंखों से देखने से खुद को रोक नहीं पाई। ओह, क्या तुम जानते हो कि यह जीव क्या है? एंस्ली ने अल्वारो की आस्तीन खींची, उसे घुटनों के बल बिठाया और फिर उसके कान में फुसफुसाया। एन ने आगे कहा, वह अद्वितीय दिखती है। उस युवक को बुलाए गए प्राणी के बारे में जानकारी होनी चाहिए क्योंकि वही उसे बुलाने वाला है। वह उसके सिर के ऊपर प्राणी के बारे में जानकारी देख सकता था। वो वर्जीनिया वर्ल्ड की जेड मेडन है, अल्वारो ने सपाट लहजे में जवाब दिया। जेड मेडन 0306 10:50 PM अध्याय 363 सीमा। यह एक जेड मेडन है। उसमें एल्फ के गुण हैं, लेकिन बहुत कम, इसलिए प्रकृति उसे प्यार करती है। उसमें देवदूत के गुण भी हैं, इसलिए वह उड़ सकती है और उपचार क्षमता का उपयोग कर सकती है। और हम उसके पास एक सींग है जो यूनिकॉर्न जैसा दिखता है, जिसका इस्तेमाल वह दूसरों पर हमला करने या उन्हें बहकाने के लिए करती है। अल्वारो थोड़ी देर रुका और फिर एंस्ली के कान में फुसफुसाते हुए बोलने लगा। इस जेड मेडन की त्वचा जेड जैसी है, जिससे वह ड्रैगन से भी अधिक लंबा जीवन जी सकती है। उसके बाल पानी के बने हैं, इसलिए वह पानी के अंदर सांस ले सकती है। अल्वारो को ये बताने की जरूरत नहीं थी कि उस छोटी परी के पैरों के चारों ओर बिजली का एक तत्व भी था जो उसके जूतों का काम करता था। इस जीव के शरीर में कई अलग अलग तत्व मौजूद थे। एक जेड कन्या आइंस्ली ने जेड रंग की त्वचा वाली परी को देखते हुए घबराकर सांस ली। वह इस बात को लेकर थोड़ी असमंजस में है कि वह युवती इस दुनिया में बुलाए जाने के लिए कैसे तैयार हो गई। उसे यह नहीं पता था कि जेड मेडन को इस दुनिया में बुलाया जा सकता है क्योंकि उसकी जाति ने अतीत में एक प्राचीन समन्वय के साथ एक समझौता किया था। बेशक, अगर बुलाए जाने के दौरान ही बुलाए गए प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें अपनी दुनिया में लौटने पर पुनर्जीवित किया जा सकता है। लेकिन अगर वह प्राणी सम्मानकर्ता के ही संसार का है तो ऐसा होना असंभव है। बुलाए गए प्राणी के लिए दुर्भाग्य की बात यह होगी कि उसे एक अयोग्य बुलाने वाला मिल जाए। खैर, उस सम्मानकर्ता के अधिकार क्षेत्र में जितनी अधिक मौतें होती, उनके लिए अच्छे प्राणियों को बुलाना उतना ही मुश्किल होता जाता। उनके द्वारा बुलाए गए प्राणी की मृत्यु होने पर उन्हें हर बार भारी विरोध का सामना करना पड़ता था। जब एंस्ली गहरी सोच में डूबी हुई थी, तब परी चमकती आंखों से चारों ओर देखने में व्यस्त थी। क्या मैं सचमुच किसी दूसरी दुनिया में हूँ? मुझे किसने बुलाया है? जेड मेडन खुद से एक ऐसी अजीब भाषा में बात कर रही थी जिसे उसके सम्मानकर्ता अल्वारो के अलावा कोई नहीं समझ सकता था। अल्वारो को उसकी बात समझ में आ रही थी, भले ही उसे भाषा समझ में नहीं आती थी। सम्मना होने का यह एक और फायदा है। वह क्या कह रही है? एंस्ली ने उत्सुकता से अल्वारो से पूछा। उसने पहली बार किसी दूसरी दुनिया के ऐसे जीव को देखा था। वह असमंजस में है और जानना चाहती है कि यह कोई दूसरी दुनिया है या नहीं। उसने ये भी पूछा कि उसे किसने बुलाया है। अल्वारो ने संक्षेप में समझाते हुए अपनी बात जारी रखी। उसके सिर के ऊपर मैंने जो डेटा देखा, उससे पता चलता है कि जेड मेडन में ऊर्जा से बनी टूटी हुई चीजों को ठीक करने का कौशल है, खासकर जेड जैसी दिखने वाली चीजों को। ऊर्जा कोर को जेड बॉल के समान कहा जा सकता है, इसलिए यह प्राणी निश्चित रूप से दादा योफान के ऊर्जा कोर को ठीक कर सकता है। तो वो दादा योफान की मदद कर सकती है? एंस्ली ने एक बार फिर पूछा और अल्वारो ने सिर हिलाया। हाँ, अच्छा, जल्दी से उससे कहो कि वह ग्वांटपा योफान की मदद करे। एंस्ली ने अल्वारो से उस बुलाए गए प्राणी से बात करने का आग्रह किया। आखिरकार अल्वारो इतने दुर्लभ प्राणी के लिए आवश्यक ऊर्जा खपत को बहुत लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकता था। केवल टूटे हुए ऊर्जा कोर को ठीक करने की उसकी क्षमता के आधार पर ही ये प्राणी एक विशिष्ट प्राणी होना चाहिए और इसे बुलाना कठिन था। दरअसल अल्वारो ने जेड मेडन के ऊपर दिए गए आंकड़ों को देखा और पाया कि उसमें 7 सुनहरे सितारे थे। ये तो 7 सितारा जीव है। ये ड्रैगन जितना ही दुर्लभ है और पेगासस वलन से भी कहीं अधिक दुर्लभ है। दिल की धड़कन थोड़ी अनियमित होते हुए अल्वारो खड़ा हुआ, जेड मेडन के पास गया और टेलीपैथी के माध्यम से बोलना शुरू किया। नमस्कार, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं आपका सम्मना हूँ। क्या आप मेरी किसी काम में मदद कर सकते हैं? बुलाए गए प्राणी को टेलीपैथी भेजने में सक्षम होना एक सम्मना का एक और स्वाभाविक गुण था। यदि बुलाए गए प्राणी की बुद्धि अधिक नहीं होती, तो वे सीधे उस प्राणी को अपने लिए लड़ने या कुछ और करने का आदेश दे सकते थे। लेकिन इस परी जैसी अत्यधिक बुद्धिमान प्राणी के लिए अल्वारो को शिष्टाचारवश पहले उससे बात करनी पड़ी। जब जेड मेडन ने सुना कि उसे वास्तव में दूसरी दुनिया में बुलाया गया है, तो परी ने हौंकते हुए कहा और फिर चुप हो गई। तो यह है वो पौराणिक सम्मोहन वाली चीज। अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो मुझे तुम्हारी अनूठी ऊर्जाओं को अवशोषित करने के बदले में तुम्हारी एक इच्छा पूरी करनी होगी, है ना? बुलाए गए सभी प्राणी ऐसे थे जो पहले से ही जानते थे कि दूसरे लोग से बुलाने वाले मौजूद हैं।
इसलिए जेड मेडन बिल्कुल भी भ्रमित नहीं दिखी। उसे बुलावा के नियम और उसे बुलाने वाले के बारे में भी जानकारी थी। सम्मानकर्ता की इच्छा पूरी करने के बदले में सम्मानित प्राणी ऐसी अनूठी ऊर्जा को ग्रहण कर सकता था जो केवल यहीं मौजूद थी। ये तथाकथित ऊर्जा अलवारो की वो ऊर्जा होगी जिसका उपयोग उस प्राणी को बुलाने के लिए किया गया था। यह ऊर्जा जेड मेडन के लिए भी लाभकारी होगी। जी हाँ जेड मेडन, आपको मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि आप ऐसा करने में सक्षम हैं। अलवारो ने युवती को जवाब दिया और युवती ने शांत चेहरे के साथ सिर हिलाया। जरूर, मुझे अपनी विनती बताइए। मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस व्यक्ति के टूटे हुए ऊर्जा केंद्रों और ऊर्जा रेखाओं को ठीक कर दें। अलवारो ने दादा योफान की ओर इशारा करते हुए जेड मेडन को उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाने के लिए निर्देशित किया। समझ गया। जेड मेडन ने दादा योफान की ओर देखा और उसकी आकाशगंगा जैसी पुतलियां बवंडर की तरह घूमने लगी। कुछ सेकंड बाद छोटी परी ने नजरें हटा ली और अलवारो से बात की। मैं समझ गया, उसने अपनी ऊर्जा कोर तोड़ दिए। ठीक है, मैं उसके लिए तीनों कोर ठीक कर सकता हूँ। उसकी बातें सुनकर अलवारो का चेहरा तुरंत खिल उठा। सचमुच, ये तो अच्छी बात है। युवक ने अभी जश्न मनाना शुरू भी नहीं किया था कि युवती ने बीच में ही दखल दे दिया। लेकिन ऊर्जा रेखाओं के लिए मेरी ऊर्जा पर्याप्त नहीं होगी और न ही आपकी भेंट। उस युवती का भेंट से तात्पर्य ये था कि वो अलवारो के शरीर से कितनी ऊर्जा ग्रहण कर सकती है। जब अलवारो को इसके बारे में पता चला तो उसने तुरंत जवाब दिया, अगर यह भेंट है तो मैं अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त कर सकता हूँ और आपको और अधिक ऊर्जा दे सकता हूँ। क्या आप ऊर्जा रेखाओं के बारे में भी कुछ कर सकते हैं? दुर्भाग्यवश उस युवती ने अपना सिर हिलाया और निर्दयता से बोली, नहीं कर सकता। मेरी शक्ति सीमित है और भले ही आप अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त कर लें, मैं नहीं कर सकता। मैं केवल इस बूढ़े व्यक्ति की ऊर्जा केंद्रों को ठीक करने में मदद कर सकता हूँ। बस यही सीमा है। 0306 10:51 PM अध्याय 364। उसके साथ क्या हुआ? जब युवती ने इनकार कर दिया तो अलवारो ने आंख भरी और तुरंत एंस्ली की ओर देखा। जेड मेडन ने कहा कि वह दादा योफान के ऊर्जा कोर को तो ठीक कर सकती है, लेकिन ऊर्जा लाइनों को नहीं। क्या इससे ग्वांटवा को नुकसान होगा? ऐसा नहीं है। वह पहले से केवल कमजोर होगा, लेकिन अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सकेगा। ऐसा लगेगा जैसे उसकी क्षमता कम हो रही है, बस इतना ही। एंस्ली ने अलवारो की व्याख्या सुनी और उसका चेहरा थोड़ा उदास हो गया। यह अच्छी बात है कि दादाजी अपनी क्षमताओं का उपयोग जारी रख सकते हैं, लेकिन वे पहले से कहीं ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। फिर भी दादाजी योफान के लिए यह अच्छा नहीं है। होफ्ट, ऐसा लगता है कि दादा योफान की ताकत वापस लाने का रास्ता खोजने के लिए मुझे अभी भी पारिवारिक क्षेत्र से बाहर जाना पड़ेगा। एंस्ली ने अनिच्छा से अलवारो को सिर हिलाकर सहमति दी। ठीक है, तो फिर जेड मेडन को दादा योफान के तीनों ऊर्जा को ठीक करने दो। ये कहते समय एंस्ली का चेहरा थोड़ा उदास था और अलवारो जानता था कि क्यों। उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी भी झलक रही थी क्योंकि उसे उम्मीद थी कि जेड मेडन दादा योफान की ताकत को भी पहले जैसी स्थिति में वापस ला सकेगी। अफसोस, फिलहाल तो ये सिर्फ एक दिवास्वप्न ही है। इसलिए युवक ने तुरंत हवा में तैरती हुई परी की ओर देखा और सिर हिलाया। मैं आपकी शर्त स्वीकार करती हूँ जेड मेडन। कृपया इस बुजुर्ग के टूटे हुए कोर को ठीक कर दें। समझ गया, मैं अब शुरू करता हूँ। मुझे यहाँ रोके रखने के लिए आपकी ऊर्जा ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। जेड मेडन ने सीधे सीधे बात करते हुए दादा योफान के शरीर के ऊपर मंडराना शुरू कर दिया। अगले ही पल उसने कुछ विदेशी वाक्य बोले और अचानक बूढ़े आदमी का शरीर हरे रंग से चमक उठा। बाला ब्लाबा हरारिनी फुफुफु में हे हैश ईमेल प्रोटेक्टेड तारांकन हैश। जेड मेडन जितना अधिक मंत्रोच्चार करती रही, हरी रोशनी उतनी ही तेज होती गई। हरे प्रकाश ने दादा योफान के शरीर को सिर से लेकर पैर तक घेर लिया और प्रकाश का एक छोटा सा कण उस बूढ़े व्यक्ति के निचले पेट में भी प्रवेश कर गया जहां उनके ऊर्जा केंद्र स्थित थे। अन्य लोग यह नहीं देख पा रहे थे कि क्या हो रहा है, यहाँ तक कि एंस्ली भी नहीं, लेकिन जेड मेडन हरे प्रकाश के माध्यम से दादा योफान के पेट के अंदर का दृश्य देख सकती थी। उसके पाचन अंगों को पार करने और उस काली जगह पर पहुंचने के बाद जहां कोर रखे गए थे, जेड मेडन ने उस जगह पर और अधिक हरे प्रकाश के बिंदु भेजे। छोटे छोटे हरे बिंदु टूटे हुए हिस्सों के चारों ओर जमा हो गए और वे धीरे धीरे उन हिस्सों में घुल मिल गए, जिससे वे टुकड़ों को एक साथ सिलने के लिए गोंद का काम करने लगे। उसने ये प्रक्रिया पहले ऊर्जा केंद्र से शुरू करके, जो दादा योफान की टेलीपोर्टेशन क्षमता का प्रतिनिधित्व करता था, अंतिम केंद्र तक एक करके की। हरे बिंदु न केवल टूटे हुए टुकड़ों को आपस में जोड़ते हैं बल्कि सतह को चिकना भी करते हैं, हर दरार और छेद को भर देते हैं। महज 5 मिनट में उसने तीनों कोर की सफलतापूर्वक मरम्मत कर दी और वे बिल्कुल नए जैसे दिखने लगे। मरम्मत किए गए कोर के अंदर हरे बिंदु भी मौजूद थे, जो आपातकालीन दवा के रूप में काम करते थे यदि ऊर्जा कोर विशेष क्षमताओं को शक्ति प्रदान करने के लिए ऊर्जा का उत्पादन नहीं करते थे। हो गया, सुनिश्चित करें कि बूढ़ा व्यक्ति 1 सप्ताह तक अपनी क्षमताओं का उपयोग न करे। ऊर्जा कोर को मेरे जीवन के बीज को अवशोषित करने दे ताकि वे क्षति से पूरी तरह उबर सकें। हरे प्रकाश के वे बिंदु असल में जेड मेडन के शरीर में मौजूद जीवन का बीज थे। वह जीवन के बीज को फिर से भर सकती थी, लेकिन इसमें भी कुछ समय लगेगा। इस प्रकार दादा योफान की मदद करने के लिए वो इससे अधिक कुछ नहीं कर सकती थी। बस इतना ही, मैं तुम्हारी सारी अनूठी ऊर्जा ले लूंगी और वापस लौट जाऊंगी। जेड मेडन ने अलवारो की ओर उड़ते हुए अपनी हथेलियों से धूल झाड़ी। अलवारो ने अभी कुछ कहा भी नहीं था कि उस युवती ने अपना नन्हा सा हाथ उसके माथे पर रख दिया। उस क्षण अलवारो को अचानक महसूस हुआ कि उसके शरीर में बची हुई ऊर्जा तेजी से खत्म हो रही है। चुप रहो, सारी ऊर्जा जेड मेडन की ओर प्रवाहित हुई। अलवारो ने उस युवती को बुलाने में अपनी लगभग आधी ऊर्जा खर्च कर दी थी और अब उसकी बाकी ऊर्जा भी खत्म हो चुकी थी। ये पहली बार है जब उसने ऐसा अनुभव किया है, क्योंकि आमतौर पर उसके द्वारा बुलाए गए जीव उससे इतनी ऊर्जा नहीं लेते थे। जब अलवारो को यह महसूस हुआ कि उसके ऊर्जा केंद्र के अंदर की सारी ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो गई है, कुछ भी नहीं बचा है, एक बूंद भी नहीं, तभी जेड मेडन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। अच्छा, मेरा काम हो गया, मैं अपनी दुनिया में वापस जा रहा हूँ। अलविदा सम्मना, अगर किस्मत ने हमारा साथ दिया तो शायद हम फिर मिलेंगे। जेड मेडन की शांत आवाज अलवारो के दिमाग में गूंजी और अगले ही पल वह जमीन पर बने लाल जादुई घेरे की ओर वापस उड़ रही थी। युवती ने घेरे में छलांग लगाई और उसका शरीर लाल जादुई घेरे के साथ गायब हो गया। वह अपने पीछे केवल जमीन पर गिरे हुए अपने पंखी छोड़ गई। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि अलवारो और एंस्ली अभी भी सदमे में थे। कुछ सेकंड बाद ही वे अपने विचारों से बाहर आ पाए। ओह, बस इतना ही, इलाज पूरा हो गया। एंस्ली ने खाली जमीन की ओर देखा और फिर अपनी निगाहें अलवारो की ओर घुमाई। ये तो बहुत तेज है। वो युवक तुरंत एंस्ली के बगल में बैठ गया और सिर हिलाया। शायद हाँ, पहले डॉक्टरों को जांच करने दीजिए। अलवारो की बात सुनकर डॉक्टरों और नौवान ने तुरंत दादा योफान की हालत की जांच की। बूढ़ा आदमी अभी भी बेहोश था, लेकिन वह पहले से कहीं बेहतर दिख रहा था। उसका चेहरा भी एक बार फिर गुलाबी हो गया था, मछली के पेट की तरह पीला नहीं था। जब डॉक्टरों ने उस बूढ़े व्यक्ति की जांच की तो एक एक करके सभी के चेहरे पर हैरानी के भाव दिखाई दिए। वाह, चमत्कार हो गया, टूटी हुई कोर को ठीक कर दिया गया है और अब ये बिल्कुल नया जैसा दिखता है। जी हाँ, एक हफ्ते या उससे कुछ समय बाद सर्वोच्च बुजुर्ग को अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में कोई समस्या नहीं होगी। हम दूसरी दुनिया का वो जेड जैसा प्राणी सचमुच अद्भुत है। डॉक्टर और नौवान जेड मेडन की प्रशंसा करने में व्यस्त थे, जबकि अलवारो और एंस्ली अंततः राहत की सांस ले सके। भगवान का शुक्र है, अब सब ठीक है। लेकिन ठीक उसी क्षण युद्ध के मैदान से एक तेज कराहने की आवाज सुनाई दी।
आओ, एंस्ली का दिल एकदम से धड़कने लगा। ये तो सेलेनो है। उसे क्या हुआ? 0306 10:51 पीएम अध्याय 365 सेलेनो का पहला द्वंद्व युद्ध। जब एंस्ली ने सेलेनो के दर्दनाक विलाप को सुना तो वह तुरंत अपने पैरों पर खड़ी हो गई और पिछवाड़े के किनारे की ओर दौड़ पड़ी। सेलेनो, क्या हो रहा है? क्या तुम ठीक हो? बच्ची ने दूर आकाश में सेलेनो को देखने की कोशिश की, लेकिन उसे केवल सफेद रोएंदार गेंद का एक छोटा सा धब्बा ही दिखाई दिया। बिल्ली दुश्मन के शिविर के पास लड़ रही थी, जो घर के पिछवाड़े से लगभग 1 मील दूर था। एंस्ली इतनी दूर तक नहीं देख सकती थी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, आधा मिनट। जब सेलेनो ने कुछ सेकंड में जवाब नहीं दिया, तो एंस्ली ने पीले चेहरे के साथ रात के आकाश की ओर देखते हुए एक बार फिर पूछा, सेलेनो, मुझे जवाब दो, क्या तुम ठीक हो? सेलेनो जवाब क्यों नहीं दे रहा? उसे क्या हो गया है? एंस्ली का दिल तेजी से धड़कने लगा, उसके माथे से पसीना टपकने लगा और उसकी पीठ अचानक ठंडी पड़ गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसे एक अशुभ आभास हुआ। हालांकि इसके तुरंत बाद सेलेनो की कमजोर आवाज लड़की के दिमाग में गूंजने लगी। गुरुजी, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। कुह। बिल्ली की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे उसने कुछ उल्टी कर दी हो, लेकिन चूंकि एंस्ली उसे देख नहीं पा रही थी, इसलिए बच्चे को पता भी नहीं चला कि क्या हुआ। लेकिन उसकी कमजोर आवाज से ही एंस्ली को कैसे पता नहीं चल सकता था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसी क्षण बच्चा युद्ध के मैदान में दौड़ने के लिए लगभग तैयार था। सेलेनो, तुम घायल हो, है ना? और काफी गंभीर रूप से। मुझे सच बताओ। अरे, क्या तुम वापस नहीं आ सकते? मैंने दादा योफान का इलाज पूरा कर लिया है, तो मुझे लड़ने दो। लेकिन तभी जैसे ही एंस्ली युद्ध के मैदान में कदम रखने वाली थी, सेलेनो की आवाज एक बार फिर उसके दिमाग में गूंज उठी। इस बार उसकी आवाज ज्यादा जोरदार और सख्त थी। उसने बच्चे पर लगभग चिल्लाते हुए कहा, नहीं स्वामी, यहाँ मत आओ। ओह, मुझे पता है तुम मेरे पास आओगे, लेकिन मत आओ, बस वहीं रुको, मैं संभाल लूंगा। बिल्ली की आवाज पहले से काफी कमजोर थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह बोलते बोलते दर्द से कराह रही हो। फिर भी बिल्ली ने हठपूर्वक एंस्ली को जाने से रोक दिया। मालिक, पिछवाड़े में ही इंतजार करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ओह, यहाँ आने की हिम्मत मत करना, वरना मैं तुम्हें काट लूंगी। सेलेनो ने माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए मजाक भरे लहजे में एंस्ली को धमकी दी, लेकिन पृष्ठभूमि में उसकी खांसी की आवाज एंस्ली के कानों से नहीं बच पाई। बिल्ली टेलीपैथी के माध्यम से बात कर रही थी, लेकिन एंस्ली ने अपनी तेज सुनने की क्षमता का इस्तेमाल करते हुए छुपकर बातें सुनी। और यकीनन अगर वह सिर्फ एक व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करना चाहती तो वह 1 मील दूर तक की दूरी को कवर कर सकती थी। उसने जो सुना वह सेलेनो के लगातार खांसने की आवाज थी और वेलन की ठंडी आवाज हवा में गूंज रही थी। हे, हार मान लो लड़के, तुम पहले से ही उस हालत में हो। वेलन ने सेलेनो की ओर देखा और अपनी जीभ चटकाई। सचमुच, उसने जो देखा वह एक सफेद फिनरा था जो उसके सामने हवा में तैर रहा था, खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके आधे सफेद फर पर पहले से ही खून लगा हुआ था। उस दरिंदे के जबड़े से गहरा लाल खून रिस रहा था। उसके विशाल शरीर पर अनगिनत गहरे घाव थे, जिससे वह लगभग एक कत्ल खाने जैसा लग रहा था। उसके आगे के पैर लंगड़ा रहे थे और उसकी बाईं आंख पर पंजे का निशान था, जिससे वह जानवर लगभग अंधा हो गया था। फिर भी वह जानवर अपनी भयावह आंखों से वेलन पर गुर्राता रहा। ग्रर, सेलेनो ने अपना सिर नीचे झुकाया और वेलन को घूर कर देखा। उसके बाल खड़े हो गए, जिससे उसका शरीर पहले से भी बड़ा दिखने लगा। इस तरह एक बिल्ली ने अपने दुश्मनों को डराने की कोशिश की, लेकिन वेलन की नजरों में भले ही सेलेनो उससे कहीं ज्यादा बड़ा था, जो कि वैसे भी एक औसत घोड़े से बड़ा होता है, फिर भी वह जानवर एक नाजुक जानवर की तरह दिखता था जो खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, हमारी ताकत में बहुत अंतर है, फिर भी तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो। वेलन ने एक बार फिर सेलेनो की ओर देखा और अपने चांदी जैसे बालों को झटका दिया। मुझे यकीन है कि तुम्हारे मालिक ने अभी तुमसे संपर्क किया होगा, है ना? तुमने क्या कहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उसे चुप रहने को कहा और सारा काम अपने ऊपर छोड़ दिया? वेलन ने सेलेनो पर चिढ़कर कहा, जो हवा में उड़ रहा था और आराम से भेड़िए के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। जिस तरह से वह सेलेनो से भी ऊपर उड़कर उसे ऊपर से नीचे देखता था, वह किसी के भी स्वाभिमान के लिए बेहद अपमानजनक था, खासकर सेलेनो जैसे पवित्र जानवर के लिए। ग्रर, सेलेनो ने धीमी सी गुर्राहट निकाली और सावधानी से उस पेगासस को देखा जो उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था। किसी तरह जब उसने अपनी पूरी ताकत से उस कमीने पर हमला करने की कोशिश की, तब भी उस कमीने को ज्यादा चोटें नहीं आई। क्यों? क्योंकि पेगासस की बेअसर करने की क्षमता एक पवित्र जानवर के खिलाफ भी कारगर थी। सेलेनो को यह महसूस हो रहा था कि उसके पहले के हमले, उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए सभी कौशल अपनी वास्तविक क्षति क्षमता के आधे से भी कम हो गए थे। धिक्कार है, ये पेगासस कोई मजाक नहीं है। सेलेनो ने पेगासस की ओर देखते हुए अपने नुकीले दांत दिखाए। हवा को नियंत्रित करने की उसकी क्षमता सीमित होने के कारण वह इससे अधिक ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता था, इसलिए वह केवल पेगासस की ओर देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। और यह शर्मनाक था। हालांकि सेलेनो जानता था कि पेगासस चाहे कितना भी चिड़चिड़ा और अभिमानी क्यों न हो, उसके पास अपने अभिमान को सही ठहराने के लिए वास्तविक शक्ति थी। सेलेनो का दिमाग उस 15 मिनट की लड़ाई की ओर चला गया जो उन्होंने अभी अभी उससे पहले लड़ी थी। 15 मिनट पहले, ठीक उससे पहले जब एंस्ली और अन्य लोगों ने दादा योफान को ठीक किया था। तो तुम स्लोन परिवार के तीसरे पवित्र प्राणी हो, है ना? कोई ऐसा जिसके खून में फेनरा का अंश है। वेलन अपना सिर ऊंचा करके अरेथा फैमिली के सैनिकों के शिविर के ठीक ऊपर हवा में खड़ा था। फिर उसने तिरस्कार भरी निगाहों से सेलेनो को सिर से पैर तक परखा। मैंने सुना है कि आप लगभग 1 महीने पहले या उससे कुछ समय पहले ही पहली बार अपनी वंश परंपरा को जागृत करने में सफल हुए थे। नहीं, शायद कुछ ही सप्ताह पहले। वेलन ने सेलेनो के विशाल शरीर को घृणा भरी निगाहों से देखते हुए एक व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी। तुम्हारा शरीर तो बड़ा है, बस इतना ही। हाँ, मैं उस बच्चे से ज्यादा उम्मीद नहीं रखता जिसने अभी अभी अपनी क्षमता को पूरी तरह से जागृत किया है। वेलन ने अपना सिर हिलाया और मुंह भरकर गर्म हवा बाहर निकाली। यह उबाऊ है, मैं तुम्हें किस तरह से प्रताड़ित करूं? 0306 10:51 पीएम अध्याय 366 आखिरी खून तक लड़ूंगा। जब सेलेनो ने वेलन के भाषण में उपहास सुना, तो आमतौर पर शांत रहने वाली बिल्ली ने अचानक अपने दांत दिखाए और भौंकने लगी। हरामखोर, मुझे नीचा मत समझो। सेलेनो ने बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा और तुरंत अपनी मुलायम पूंछ वेलन की ओर फेंक दी। हवाई तोप, ठोस हवा से बने तोप के गोलों का एक समूह हवा में प्रकट हुआ और तुरंत वेलन की ओर बढ़ गया। पीएसआईयू। हवा से चलने वाले तोप के गोले आसमान को चीरते हुए निकले, जिससे एक तेज सीटी जैसी आवाज उत्पन्न हुई, जो कानों को बेहद कष्टदायक लगी। नीचे शिविर में मौजूद लोग अपने कान ढकने से खुद को रोक नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने ऊपर देखा तो पाया कि हवा के 5 गोले तेजी से वेलन की ओर बढ़ रहे थे, सीधे उसके चेहरे पर निशाना साध रहे थे। हालांकि ऐसे हमले का सामना करते हुए वेलन ने केवल एक सीटी बजाई और अचानक उसके सामने एक अर्धगुंबदनुमा ढाल प्रकट हो गई। धमाका, तोप के गोले ढाल से टकराए, फिर भी ढाल पर एक खरोंच तक नहीं आई। वे गोले हवा में गायब हो गए, बस एक हल्की हवा का झोंका रह गया। सेलेनो की पुतलियां सिकुड़ गईं। बड़ी बिल्ली ने अनजाने में हवा में कुछ कदम पीछे ले लिए। धिक्कार है, क्या इस घोड़े के सामने मेरे हमले इतने कमजोर हैं? ये कैसे संभव है? ये तो ढाल की सतह को खरोंच तक नहीं सकता। सेलेनो को अंततः यह एहसास हुआ कि जब उसने पहले वेलन के पवन बम को अपनी ढाल से रोका था, तो वह संयोगवश ही उस हमले को बेअसर कर पाया था।
इसका यह मतलब नहीं था कि वो वलन के बराबर या उससे अधिक शक्तिशाली है। दरअसल वो कहीं ज्यादा कमजोर है। सेलेनो को अचानक ये बात समझ में आ गई और बिल्ली का चेहरा उदास हो गया। उसने वलन को सावधानी से देखा, मानो घोड़े के हमले या किसी और हरकत की प्रतीक्षा कर रहा हो। दरअसल वेलन ने सेलेनो की ओर देखा जब उसने अपनी ढाल को त्याग दिया और अपने घोड़े जैसे दांत दिखाते हुए मुस्कुराया। तुमने तो अपना दांत चल ही दिया, तो अब मेरी बारी है ना? घोड़े ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए एक शैतानी हंसी हंसी। सर्र, उसी क्षण अनगिनत सफेद पंख अचानक हवा में बिखर गए, जिससे रात का आकाश भर गया। यदि कोई ऊपर देखता तो उसे पंखों से बना एक गुंबद दिखाई देता। चांदनी में पंखों के किनारे चमक रहे थे, मानो चाकू की तरह तेज हों। और अचानक ये सारे पंख एक ही दिशा में उड़ गए। ये सेलेनो में आने वाला था। सेलेनो ने गहरी सांस ली और तुरंत एक और कौशल का इस्तेमाल किया। हवा में कूदो। एक ही छलांग में वो पंखों से बचते हुए अपनी मूल स्थिति से कई मीटर दूर चला गया। स्विश, उसकी हरकत इतनी तेज और फुर्तीली थी कि आंखों के सामने केवल एक धुंधलापन ही दिखाई देता था। लेकिन पंखों ने मानो आंखें लगा रखी हों, ऐसा लगा जैसे उनमें आंखें हों। वे जमीन पर नहीं गिरे और तुरंत अपनी दिशा बदल ली। सेलेनो को वेलन को श्राप देकर मार डालने की तीव्र इच्छा हो रही थी। धिक्कार है, कमीने, इतना शक्तिशाली होने की क्या जरूरत है? भला कौन सा पंख मिसाइल की तरह काम कर सकता है? जैसे ही सेलेन ने देखा कि पंख सीधे उसके शरीर की ओर आ रहे हैं, उसने ठंडी हवा अंदर खींच ली। पीएसआईयू, पीएसआईयू, पीएसआईयू। भेड़िए के पास सोचने का समय नहीं था और उसने तुरंत अपनी सहज प्रवृत्ति के अनुसार कार्य किया। हवा से बचाव करने वाली बाधा। उस विशाल बिल्ली ने अपने शरीर के चारों ओर हवा से बचाव के लिए गेंद के आकार का एक अवरोध बना लिया। उसने हवा को तब तक संघनित किया जब तक उसमें कोई दरार या छेद नहीं रह गया जहां छोटे पंख समा सकें। इसके तुरंत बाद पंख सीधे अवरोध से टकरा गए। टीएस, टीएस, पीएसआईयू, क्रैक। असंख्य पंखों ने ढाल को भेद दिया और उनमें से कुछ बीच से टूट गए। कुछ कण अवरोध से टकराकर वापस उछल गए और बाकी कण अवरोध को भेदने में कामयाब रहे, जिससे जगह-जगह छोटी-छोटी दरारें बन गईं। जैसे ही अवरोध में दरारें पड़ी, बाकी के पंख, जो अभी भी ठीक से काम कर रहे थे, उस दरार की ओर दौड़ पड़े। उन सभी गोलियों ने सीधे सेलेनो के शरीर पर निशाना साधा। सेलेनो के पास कोई और हवा रोकने का उपाय करने का समय नहीं था। वह असहाय होकर देखता रहा कि नुकीले पंख उसके घने फर को भेद रहे हैं। चाकू मारो, चाकू मारो, चाकू मारो। उफ, दर्द की लहरें लगातार उस विशाल बिल्ली पर हावी होती गईं। उसके शरीर को ऐसा लग रहा था मानो अनगिनत सुइयां उसके मांस में गहराई तक चुभ गई हों। जब उसके शरीर पर घने बाल थे, तब भी कुछ पंख उसके घने बालों की सुरक्षा को भेदकर उसकी त्वचा में घुस गए। घावों से खून की बूंद-बूंद धीरे-धीरे रिस रही थी, जबकि पंख गहरे धन से हुए थे, अपने शिकार को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे थे। इस समय सेलेनो लगभग एक शाही जैसा दिख रहा था, जिसके शरीर पर ढेर सारे पंख चिपके हुए थे। जैसे ही ताजा खून से सेलेनो की पीठ लाल होने लगी, बिल्ली को यह भी महसूस हुआ कि उसकी हवा को नियंत्रित करने की क्षमता धीरे-धीरे कमजोर होती जा रही है, मानो किसी ने उसके भीतरी पशुवत स्वभाव पर मुहर लगा दी हो। वह अपनी कुल ऊर्जा का केवल आधा हिस्सा ही जुटा सका। उस क्षण सेलेनो का चेहरा आखिरकार पीला पड़ गया। उसने लाल आंखों से वेलन की ओर देखा। ग्रर, ओह! बिल्ली ने वेलन पर भौंका, मानो उसे एक बार फिर कोसने की कोशिश कर रही हो क्योंकि वह इंसानी भाषा बिल्कुल भी नहीं बोल सकती थी। पेगासस, तुम भाड़ में जाओ। क्या तुमने अभी न्यूट्रलाइजर एबिलिटी का इस्तेमाल किया? मैं पहले से ही तुमसे कमजोर हूँ और अब तुम मेरी एबिलिटी को दबाने के लिए अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर रहे हो। क्या तुम्हारा चेहरा इतना मोटा है? बेशर्म, छी, तुम्हें तो सिर्फ कमजोरों को धमकाने में मजा आता है। सेलेनो मन ही मन वेलन को कोस सकता था, लेकिन चाहे वह कुछ भी कहे, वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि वेलन उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। अगर उसे पता होता कि वेलन इतना ताकतवर होगा, तो वह इतनी बहादुरी से उसे स्लोन परिवार के हवेली से दूर नहीं ले जाता। सेलेनो को अपने इस कृत्य पर थोड़ा पछतावा हुआ, लेकिन ये सोचकर कि इससे एंस्ली के परिवार की जान बच गई, उसे अचानक अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं रहा। हाँ, बस अब हो गया। ये आदमी मुझे जितना चाहे उतना घायल कर सकता है, लेकिन मुझे मारना उसके लिए मुश्किल होगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। रात के आकाश में सेलेनो की नीली आंखें चमक उठी। भेड़िए ने अपना अगला पैर उठाया और अचानक उसका पंजा बाहर निकल आया। चिपको, चांदनी रात में वह पंजा किसी कसाई के चाकू की तरह चमक रहा था जो मांस काटने जा रहा हो। जब वेलन ने ये देखा, तो उसने मन ही मन चिढ़कर नाक से कुड़ी। क्या आप हाथापाई वाली लड़ाई का रास्ता अपनाना चाहते हैं? ये तो सिर्फ सपना ही हो सकता है। 0306 10:51 PM अध्याय 367 बहुत भाग्यशाली। तुम अपने नुकीले पंजों पर भरोसा करना चाहते हो। हाथापाई की लड़ाई, हाँ, तुम्हारी यही ख्वाहिश है। वेलन ने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए और सेलेनो से थोड़ा दूर उड़ गया। चूंकि पेगासस आमने सामने की लड़ाई में काफी कमजोर होता है, इसलिए वह अच्छी तरह जानता था कि उसे दूरी बनाए रखनी होगी। लेकिन क्या सेलेनो उसे जाने देगा? उस विशाल बिल्ली ने तुरंत कई हवाई छलांगे लगाईं और फिर वेलन पर हमला कर दिया, जो अभी भी उससे कुछ मीटर दूर था। हवा काटने वाला असंख्य नुकीली हंसियां हवा में प्रकट हुई और सीधे वेलन की ओर बढ़ी। कुछ हंसियाओं ने तो भेड़िए के पंजे का आकार भी बना लिया था, जिनमें नुकीले पंजे भी थे, मानो वे पेगासस को दो हिस्सों में काट डालने की धमकी दे रही हों। अगर ये कोई और पवित्र प्राणी होते, तो शायद इतने बड़े हमले से बुरी तरह डर जाते। लेकिन वेलन एक माहिर घुड़सवार था। घोड़ा अपने पंख फड़फड़ाता रहा, सेलेनो से जितना हो सके दूर चला गया और फिर अपने अगले पैरों से हवा में लात मारी। एयर स्टॉम्प, हवा से बने दो विशाल खुर अचानक बाहर निकले और सेलेनो के हमले का सामना करने के लिए दौड़ पड़े। भेड़िए के पंजे के हमले की तुलना में दोनों खुर भले ही छोटे हों, लेकिन जब दोनों हमले आपस में टकराए, तो भेड़िए के पंजे का हमला कुछ ही समय बाद गायब हो गया। उनकी ताकत में अंतर अभी भी बहुत ज्यादा है। सेलेनो द्वारा एक और हमला करने का इंतजार किए बिना वेलन ने अपना मुंह खोला और सीटी बजाई। घातक साउंड वेव, उसके मुंह से एक अजेय लहर उठी और फैलती हुई सेलेनो के पवन हंसियाओं तक पहुंच गई। जब ध्वनि तरंग हवा से चलने वाले हंसियों से टकराती थी, तो वे हंसियां कुछ ही सेकंड में मिठाई की तरह टूट जाती थीं। लेकिन ध्वनि तरंग यही नहीं रुकी, ये सेलेनो तक भी पहुंची और उसके आंतरिक अंगों पर हमला कर दिया। कुह, सेलेनो ने मुंह भरकर खून उगला। ध्वनि तरंगों के हमले से उसके अंगों से खून बह रहा था और यहाँ तक कि उसके भीतरी दैत्य में भी लगभग दरार पड़ गई थी। उसके मुंह से और खून टपकने लगा। भेड़िया लड़खड़ाते हुए हवा में उछला और वेलन की ओर देखने लगा, जो अभी भी सेलेनो से दूरी बनाए हुए था। सेलेनो में बेबसी का भाव छा गया। भेड़िया वेलन को देखते हुए अपने नुकीले दांत भींचने लगा। मैं इस कमीने को हराने के लिए क्या करूं? मेरे सारे कौशल भी उस पर ज्यादा असर नहीं करते और मैं अपनी पूरी ऊर्जा भी इकट्ठा नहीं कर पा रहा हूं। सेलेनो जानता था कि अगर उसने जबरदस्ती सील तोड़ी तो वह अपने भीतर के पशुवत तत्व को ही चोट पहुंचाएगा और इससे दादा योफान वाली घटना दोहराई जाएगी। फिर वह हेंस्ली के लिए बोझ बन जाएगा। ये बेहतर होगा यदि वह अपने भीतरी दैवीय स्वरूप को नुकसान पहुंचाए बिना जीवित रह जाए। इस प्रकार सेलेनो ने ये जानने के बाद तुरंत अपनी रणनीति बदल दी कि वह वेलन के साथ हाथापाई की लड़ाई में शामिल नहीं हो सकता। अगर आप हमला नहीं करेंगे तो मैं भी हमला नहीं करूंगा। मैं सिर्फ बचाव पर ध्यान दूंगा। ये देखकर कि सेलेनो ने कोई और हमला नहीं किया, वेलन को बिल्ली की योजना का कुछ हद तक अंदाजा हो गया। मुस्कुराते हुए वह धीरे-धीरे सेलेनो के पास पहुंचा, लेकिन अभी भी उससे काफी दूर था ताकि उससे हाथापाई न कर सके। अब तुम्हारी योजना समय बिताने और बचाव की मुद्रा अपनाने की है। छी, काया, क्यों न तुम अपने मालिक के घर वापस चले जाओ। वेलन ने अपने बालों को झटका दिया और अपनी लंबी पलकें झपकाईं। तुम चाहे जो भी करो, अंत में तुम्हारा परिवार ही नष्ट होगा।
विरोध करना बंद करो। वलन ने एक बार फिर अपने पंख फड़फड़ाते हुए आकाश की ओर दहाड़ा। उसके पंखों के नीचे से कई हवा के हंसियां निकले और सीधे सेलिनो के शरीर की ओर बढ़े। चूंकि सेलिनो काफी भारी भरकम था, इसलिए वह हंसियाओं का आसान निशाना बन गया। भेड़िया इधर-उधर कूदते हुए, हंसियाओं से बचते हुए केवल एक और हवा का अवरोध ही जुटा सका। हो सकता है कि वेलन अपनी ऊर्जा बचा रहा हो, इसलिए उसने हंसिया को रडा से लैस मिसाइलों की तरह काम करने के लिए नहीं बनाया हो। इस प्रकार सेलिनो के शरीर पर लगने वाले हंसियाओं की संख्या बहुत अधिक नहीं थी। फिर भी हंसिया ने भेड़िए के शरीर से मांस और फर का एक टुकड़ा काट दिया। चीर दो, वार करो। छी! भेड़िए के शरीर से और खून बहने लगा। उसकी रीढ़ की हड्डी में तेज दर्द होने लगा। उसके बाल लगभग खून से लथपथ हो गए थे, पहले की तरह मुलायम नहीं रहे थे। अब किसी राजसी फिनरा वंशज के स्थान पर केवल एक भीगा हुआ आवारा भेड़िया ही दिखाई देता था। जब वलन ने सेलिनो की दयनीय हालत देखी, तो वह एक बार फिर जोर से हंस पड़ा। हा हा हा, बचते रहो, अपनी सुरक्षा दीवार खड़ी करो। 1 मिनट में मुझे यकीन है कि तुम उड़ भी नहीं पाओगे। वेलन की बात सही थी। समय बीतने के साथ साथ सेलिनो की ऊर्जा कम होती गई, सील और मजबूत होती गई और उसने उसकी लगभग सारी ऊर्जा को रोक दिया। वो हवा में मुश्किल से ही उड़ पाता था। उसी क्षण हवा से निकलने वाली हंसियों की एक और पंक्ति ने भेड़िए पर वार किया, जिससे उसके शरीर में गहरे घाव हो गए। आओ! सेलिनो ने सहज प्रतिक्रिया में चिल्लाया और इसी तरह हेंस्ली ने उसकी हालत पर ध्यान दिया। हालांकि इस हालत में भी भेड़िया हठपूर्वक जीवित रहा। उसने हवा के झोंके से घायल हुई अपनी एक आंख से वलन की ओर देखा। ग्रहर, तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। सेलिनो जिद्दी था। उसे पता था कि वह नहीं मरेगा क्योंकि किसी न किसी तरह वह हमेशा भाग्यशाली रहता था और गंभीर चोटों से बच जाता था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि हेंस्ली ने उसकी किस्मत को कम से कम प्लेटिनम या डायमंड स्तर तक बढ़ा दिया था। इस तरह भले ही वह वेलन को ज्यादा चोट नहीं पहुंचा सका और उसे केवल 1 या 2 बार ही खरोंच सका, फिर भी उसकी मृत्यु नहीं हुई। जब लड़ाई इतनी देर तक खींचती रही, तो वलन को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ अजीब है। भेड़िया तो हद से ज्यादा भाग्यशाली है। नहीं, ये ठीक नहीं है। मुझे उसे अभी खत्म करना होगा। चीखने की इच्छा को दबाते हुए वलन ने अचानक अपने पंख तेजी से फड़फड़ाए और सेलिनो की ओर दौड़ पड़ा। सेलिनो अभी भी पवन हंसिया के हमले से जूझ रहा था और वलन की अचानक हरकत से वह अचंभित रह गया। भेड़िया अपना अगला पंजा उठाकर सामने से आ रहे पेगासस पर हमला करने ही वाला था कि तभी घोड़ा अचानक मुड़ा और अपने दोनों पिछले पैर ऊपर उठा लिए। पेगासस ने अचानक सेलिनो की छाती पर सीधा लात मारी। धमाका! घा! सेलिनो का नाजुक शरीर पलक झपकते ही सीधे हवेली की चारदीवारी की ओर जा गिरा। धड़ाम! 0306 10:52 PM अध्याय 368 वह तो बस एक बच्ची है। एंस्ली और अन्य बड़े बुजुर्ग इस समय ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि सेलिनो के साथ क्या हुआ है। वे कुछ मिनटों से इंतजार कर रहे थे लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, एंस्ली की चिंता और भी बढ़ती गई। शायद मुझे सेलिनो से मिलना चाहिए। हालांकि मैंने उसकी किस्मत का स्तर इतना बढ़ा दिया था कि वो मर न जाए, लेकिन उस पेगासस जैसी चीज की किस्मत भी आसमान छू रही थी। एंस्ली ने अभी तक वेलन के भाग्य के स्तर को नियंत्रित नहीं किया था क्योंकि वह अभी भी सेलिनो के भाग्य को बढ़ाने में खर्च हुई ऊर्जा की भरपाई कर रही थी। हालांकि चूंकि दोनों के बीच की लड़ाई जल्द खत्म होने वाली नहीं लग रही थी, इसलिए एंस्ली एक बार फिर चिंतित हो गई। बच्ची रात के अंतहीन आकाश को देखते हुए इधर-उधर टहल रही थी। क्या मुझे अभी वहां जाकर वलन को श्राप देना चाहिए, या मैं उसे यही श्राप दूं? मेरी किस्मत का क्षेत्र इस पूरे मैदान को आसानी से कवर कर सकता है। मुझे वलन की किस्मत को भी नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए। एंस्ली की आंखों में चमक आ गई। बच्चे ने आखिरकार वेलन को श्राप देने का फैसला किया और अपनी किस्मत का स्तर लकड़ी के स्तर के करीब कर लिया। हालांकि जैसे ही वह ऐसा करने वाली थी, उसकी नजर एक सफेद फर के गोले पर पड़ी जो उनकी ओर उड़ता हुआ आ रहा था। बालों का वह गोला उल्कापिंड जैसा दिख रहा था और वह इतनी तेजी से उड़ रहा था कि एंस्ली उसे ठीक से देख नहीं पाई, जब तक कि उल्कापिंड उनके महल की चारदीवारी से टकरा नहीं गया। धड़ाम! आओ! एक कमजोर विलाप की आवाज हवा में गूंज उठी क्योंकि सफेद आकृति धीरे-धीरे हवेली की चारदीवारी से नीचे फिसल गई। जिस जगह पर सफेद रोएंदार गोला गिरा, वहां एक बड़ी दरार पड़ गई, जिससे वह लगभग चकनाचूर हो गया। फिर भी सभी का ध्यान उस रोएंदार गोले पर था, जो अब धीमी सांसों के साथ जमीन पर पड़ा हुआ था। अवरोध के टुकड़ों से धूल और मलबा जमीन पर गिरा, जिससे अभी-अभी गिरे हुए व्यक्ति के चारों ओर एक हल्की धुंध छा गई। कुछ सेकंड बीत गए और रात की हवा सफेद आकृति के चारों ओर जमी धूल और मलबे को उड़ा ले गई। तभी लोगों को पता चला कि किस चीज ने उनकी दीवार से टकराकर उन्हें नुकसान पहुंचाया था। एंस्ली ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और जब उसने खून से लथपथ शरीर के साथ जमीन पर पड़े विशाल भेड़िए की आकृति को देखा, उसके दिमाग में अचानक कुछ विस्फोट हो गया। अरे, ये तो वो नहीं है। बच्ची दौड़कर पिछवाड़े में गई और जोर-जोर से चिल्लाने लगी, क्विलिनो! एंस्ली तुरंत ही सिसकते हुए भेड़िए के बगल में बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू छलकने ही वाले थे। सेलिनो, तुम! ये घाव! बच्ची ने सेलिनो के घायल शरीर को देखा और उसके पैर कांपने लगे। वह अचेतन रूप से जमीन पर गिर पड़ी। ब्रुग! एंस्ली की आंखें लाल हो गईं। बेहोश लग रहे सेलिनो को देखते हुए उसका शरीर कांपने लगा। ये सेलिनो का घाव इतना गंभीर क्यों है? धत तेरे की, उसकी किस्मत तो पहले से ही बहुत अच्छी है। एंस्ली को सीने में जकड़न महसूस हो रही थी। आंसू और नाक से निकला पानी लगभग उसके गालों पर फैल गया था। अगर बच्चा चुपके से उन्हें पहुंच न देता तो। सेलिनो, रुको! एंस्ली ने सेलिनो के शरीर की ओर हाथ बढ़ाया लेकिन वो बीच हवा में ही रुक गई, इस डर से कि कहीं वो उसके घावों को और न बढ़ा दे। इस प्रकार बच्ची ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और तुरंत खड़ी हो गई, साथ ही पास ही खड़े चिकित्सकों के समूह पर चिल्लाने लगी, नौवान, क्विलिनो की मदद करो। हुव्वी, नौवान और अन्य वैद्यों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन चारों ने तुरंत सेलिनो को घेर लिया और उसका इलाज किया। हालांकि किसी जानवर को ठीक करना उसकी कुशलता के कारण मनुष्य की तुलना में काफी कठिन होता है, फिर भी अंत में चिकित्सकों ने सेलिनो के सबसे गंभीर घाव को ठीक करने में कामयाबी हासिल की। बाकी घावों को ठीक करने के लिए औषधियों और अन्य बाहरी सहायता की आवश्यकता थी, लेकिन कम से कम अब उस जानवर की बाईं आंख नहीं जाएगी क्योंकि नौवान और वैद्यों ने उसे ठीक करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की थी। कुछ मिनट बाद नौवान ने अपना माथा पोंछा और एंस्ली की ओर देखा। परिवार के मुखिया, उनकी हालत अब स्थिर है। उन्हें कई बाहरी चोटें आई हैं और कुछ आंतरिक चोटें भी, लेकिन शुक्र है कि उनके भीतरी जीव को कोई चोट नहीं पहुंची। तभी एंस्ली ने राहत की सांस ली। भगवान की जय हो, भगवान की जय हो। बच्ची शांति से सो रहे भेड़िए को देखते हुए बार-बार अपनी छाती थपथपा रही थी। भेड़िया पहले ही अपने बिल्ली के रूप में वापस बदल चुका था और उसकी बाहरी चोटें पहले जितनी भयानक नहीं लग रही थीं। जब नौवान ने कहा कि सेलिनो ने अपने पशुवत मूल को चोट नहीं पहुंचाई, तो एंस्ली ने अवचेतन रूप से इसे सेलिनो के उच्च स्तरीय भाग्य से जोड़ दिया। ये तथ्य कि नौवान और अन्य वैद्य सेलिनो का इलाज कर सके, जबकि आमतौर पर ऐसा करना मुश्किल होता है, निश्चित रूप से उसके भाग्य के कारण भी है। फिलहाल सेलिनो की किस्मत का स्तर डायमंड से गिरकर गोल्ड हो गया है। उसने जीवित रहने के लिए अपनी सारी किस्मत खर्च कर दी। एंस्ली ने राहत की एक और सांस ली और सेलिनो की हालत की दोबारा जांच करने ही वाली थी कि अचानक हवा में उपहास भरी हंसी सुनाई दी। हा हा हा, तुम्हारी वो बिल्ली तो सच में बहुत कमजोर है। एंस्ली ने तुरंत अपना सिर घुमाया और ऊपर देखा तो उसे एक राजसी नीले रंग का पेगासस हवा में अपने पंख फड़फड़ाता हुआ दिखाई दिया। पेगासस ने पिछवाड़े में मौजूद स्लोन परिवार के सदस्यों को उपहास भरी निगाहों से देखा।
तो स्लोन परिवार का मुखिया तो बस एक बच्चा है। हाँ हाँ, इसलिए तो तुम लोग इतनी बुरी तरह से बिगड़ते हो। वेलन ने युद्ध क्षेत्र की ओर देखते हुए एंस्ली पर तिरछी नजर डाली। सेलेनो को हराने के बाद अरेथा परिवार और उससे जुड़े परिवारों का मनोबल ऊंचा हो गया। उन्होंने स्लोन परिवार की सेना को पीछे धकेलना शुरू कर दिया और एक बार फिर युद्ध का रुख पलट दिया। अरेथा फैमिली की तरफ अभी भी लगभग 500 क्षमता संपन्न सैनिक, 100 हवाई जीव और राक्षस, साथ ही 200 स्थलीय जीव और राक्षस मौजूद हैं। दूसरी ओर स्लोन परिवार के पास 100 से भी कम लोग बचे थे। बाकी बचे हुए लोग भाड़े के सैनिक और वाल्टर परिवार द्वारा भेजे गए सैनिक थे। अब जबकि स्लोन परिवार के संरक्षक जानवर सेलेनो को हरा दिया गया है, तो स्लोन परिवार कैसे जीवित रह सकता है? स्लोन परिवार के सैनिक भी हताश हो गए। उन्होंने आकाश में विशाल पेगासस को देखा और उनके चेहरे उदास हो गए। हमारे पास परिवार के मुखिया के अलावा और कोई नहीं है। किसी ने कहा कि वह पहले से ही एक विशेष क्षमता वाली महिला है, लेकिन वो क्या कर सकती है? वो तो बस एक बच्ची है। वो कमजोर है। उन्हें ऐसा ही लगता था कि वो हमारी मदद नहीं कर सकती। 0306 10:52 PM अध्याय 369 कर्म। जब स्लोन फैमिली के सैनिकों को लगा कि उनका काम खत्म हो गया है, सब कुछ समाप्त हो गया है, तभी अचानक हवा में एक बचकानी आवाज गूंजी। वेलन। आइंस्ली ने वेलन पर दहाड़ लगाई और उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी चमक उठी। उसके छोटे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी माणिक जैसी आंखें पेगासस की आंखों में गहराई से लीन थीं। FKKYWO बास्टर्ड DWI। जब वेलन ने पेगासस पर सुनहरी रोशनी की किरण मारी, तो बच्ची ने उसे बीच वाली उंगली दिखाई। उस सुनहरी किरण को किसी ने नहीं देखा, यहाँ तक कि वेलन ने भी नहीं। पेगासस खुद भी उस सुनहरी रोशनी को नहीं देख पाया, क्योंकि वह बच्चे के अपशब्दों से इतना विचलित था कि वे शब्द पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज रहे थे। घोड़े के माथे पर नीली नसें उभर आईं। उसने तुरंत एंस्ली को इतनी घूर कर देखा कि उसकी आंखें मानो बाहर निकल आईं। तू कमीनी हरामी $8 पेगासस ने गुस्से में एंस्ली को कोसते हुए लगभग अपने मुंह से लावा निकाल दिया। पूरी सेना के सामने उस नन्हे बच्चे ने उसे गालियां दी। देखो, जमीन पर खड़े लोगों के चेहरे पर भी अजीबोगरीब भाव थे। कुछ ने तो अपने होंठ भी मटकाए और कुछ को हंसने का मन कर रहा था। उस पर हंस रहे थे। वेलन को ऐसा लगा जैसे उसका स्वाभिमान चूर-चूर हो गया हो। यहाँ तक कि उसके लोग भी उसे दया भरी निगाहों से देखने लगे। मुझे इस तरह मत देखो। जब तक एक बच्चे ने मुझे गाली देने की हिम्मत नहीं की थी, तब तक मैं इतना दयनीय नहीं था। हालांकि चाहे वेलन इधर-उधर कितना भी दहाड़े, इधर-उधर गालियां दे, युद्ध के मैदान में मौजूद लोग अब भी उसे उसी अजीब निगाहों से देखते थे। कुछ लोग तो गुस्से से आग बबूला वेलन को देखने के लिए लड़ना भी बंद कर देते थे। जब वेलन अपना गुस्सा निकाल रही थी, तब तक एंस्ली ने अपनी भाग्य को नियंत्रित करने की क्षमता से पेगासस पर हमला कर दिया था। उसी क्षण उसे उसकी किस्मत का स्तर तुरंत समझ आ गया। हीरा। बच्चे की आंखें झपकी। ओह, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि यह कमीना इतना ताकतवर है। इसकी किस्मत तो वाकई कमाल की है। लेकिन तो क्या हुआ? मेरे हाथों में तुम सिर्फ तकलीफ ही सह सकते हो। एंस्ली ने तुरंत वेलन के भाग्य स्तर को लोहे के स्तर तक, लकड़ी के स्तर के करीब पहुंचा दिया। उसका इस पेगासस को तुरंत मारने का कोई इरादा नहीं था। वह अभी शतरंज का एक अच्छा मोहरा है। इस प्रकार जब बच्ची को लगा कि उसकी आधी ऊर्जा खत्म हो गई है, तब भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने जल्दी से कुछ औषधियां और ऊर्जा क्रिस्टल ग्रहण कर लिए जो उसे संयोगवश अपने भंडारण हार में मिले थे। जब बच्ची की ऊर्जा पूरी तरह से बहाल हो गई, तो बच्ची ने वेलन के सिर के ऊपर लगे आंकड़ों को देखा और उसके होठों के कोने पर एक शरारती मुस्कान आ गई। लोहे का स्तर, लोहे और लकड़ी के स्तर के बीच झिलमिलाहट। ही बस हो गया, अब तुम बदकिस्मत हो। एंस्ली ने वेलन की ओर देखा और नाक से कुड़ी। उसने अपना मुंह खोला और एक बार फिर पूरी ताकत से चिल्लाई, अरे कमीने, नीचे उतरो, तुम ठीक से उड़ भी नहीं सकते। छी। एंस्ली ने अभी इतना ही कहा था कि वेलन लड़खड़ा गया। पेगासस इतना क्रोधित था कि उसके मुंह से खून की एक घूंट सी निकल ही गई। क्या मैं उड़ भी नहीं सकता? अरे मैं उड़ रहा हूँ, मैं तो एकदम सही तरीके से उड़ रहा हूँ। उसी क्षण हवाई टुकड़ियों में से एक का अचानक हमला पेगासस पर जा लगा। इससे पहले कि वेलन को पता चलता कि क्या हो रहा है, एक आकस्मिक हमले, एक आग के गोले ने उसके गुदाद्वार पर जोरदार प्रहार किया। धमाका। पेगासस के सिर के बराबर विशाल अग्निगोला फट गया। हमला इतना अचानक हुआ कि वेलन किसी भी प्रकार की रक्षात्मक व्यवस्था करने में असमर्थ रहा। उस भीषण विस्फोट से न केवल उसके गुदाद्वार में चोट आई, बल्कि किसी तरह उसकी उड़ने की क्षमता भी प्रभावित हुई। अगले ही पल आसमान में उठते घने धुएं के बीच पेगासस की आकृति लड़खड़ा गई और वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। धमाका। कभी हवा में उड़ता हुआ जमीन से लगभग 10 मीटर ऊपर, अब जमीन से फिर मिल गया है। वेलन सिर के बल गिर पड़ा। उसका मुंह सचमुच खून से सनी मिट्टी को छू गया, जबकि उसके पिछले पैर हवा में फड़फड़ाते रहे और केवल धूल ही उड़ाते रहे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। पूरा युद्ध क्षेत्र सन्नाटे में डूब गया। दुश्मन ने चलना बंद कर दिया। स्लोन फैमिली की सेना ने भी अपने हमले रोक दिए। कुछ लोग तो बाल-बाल घायल हो गए। दुश्मन की हवाई सेना ने ठंडी हवा को अंदर खींच लिया। स्लोन परिवार के हवाई सैनिकों को समझ नहीं आ रहा था कि वे हंसे या रोए या दोनों एक साथ करें। वे सभी नीचे की ओर देख रहे थे। पेगासस का वह दयनीय दृश्य जिसमें वह कमर तक जमीन में धंस रहा था। उसके केवल पिछले पैर ही दिखाई दे रहे थे। शक्तिशाली पेगासस, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सर्वश्रेष्ठ हवाई योद्धा है, एक ऐसा पेगासस जो चाहे कितना भी घायल क्यों न हो जाए, कभी आकाश से नहीं गिरेगा। अब उसी पेगासस के गुदाद्वार में अचानक एक आग का गोला फट गया और वह आकाश से नीचे गिर गया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युद्ध क्षेत्र में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। इतना शांत कि पक्षियों के चहचहाने और लोगों की भारी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। यहाँ तक कि अरेथा परिवार के शिविर स्थल पर मौजूद लोगों ने भी जो कुछ हुआ उसे देखा और वे स्तब्ध रह गए। ... क्या वह पेगासस अभी भी हमारा पराक्रमी लॉर्ड वेलन है, जो अरेथा फैमिली की सबसे तेज तलवार है? पेगासस को जमीन से अपना सिर उठाने के लिए संघर्ष करते और उसके पिछले पैरों को मेढक की तरह फड़फड़ाते हुए देखकर अरेथा परिवार के सदस्यों ने अपने शर्म से लाल हो चुके चेहरों को ढक लिया। तो बहुत शर्मनाक। अरेथा फैमिली के सदस्यों को अपना चेहरा छिपाने की तीव्र इच्छा हुई, जबकि स्लोन फैमिली के सदस्य अचानक अपने विस्मय से बाहर निकले और खिलखिलाकर हंसने लगे। हा, वो कमीना गिर गया। धत तेरे की, ये तो कर्म का फल है, जानते हो? कर्म का फल? नहीं, ऐसा जरूर उसकी बदकिस्मती की वजह से हुआ होगा, या शायद इसलिए कि हमारे परिवार के मुखिया ने उसे इतना नाराज कर दिया कि वह आग के गोले से भी नहीं बच सकता। स्लोन परिवार के सभी सदस्य जोर जोर से हंस रहे थे। कुछ तो जमीन पर लेटकर हवा में लात मार रहे थे। हंसी से उनके चेहरे लाल हो गए थे। हालांकि ये अंत नहीं था। जब स्लोन परिवार के लोग अभी भी वेलन पर हंस रहे थे, तभी एंस्ली धीरे धीरे आगे बढ़ी और दफनाए गए पेगासस के बगल में रुक गई। बच्ची ने अपना हाथ बढ़ाया और पेगासस के पिछले पैरों को छुआ। एक गुलाबी किरण सीधे घोड़े के शरीर पर पड़ी। अब समय आ गया है कि पंखों वाले जंगली घोड़े को वश में किया जाए। 0306 10:52 PM अध्याय 370 मुझ पर कदम रखो। जैसे ही एंस्ली ने वेलन पर गुलाबी किरण मारी, संयोगवश घोड़े ने अपना ऊपरी शरीर उठा लिया और जोर से झटके दिए। उसने अपने बालों को झटक दिया और रात की हवा से अपने गंदे शरीर को साफ किया। बस इतना ही। वह अभी सीधा खड़ा ही होने वाला था कि तभी एंस्ली की गुलाबी रंग की मोहक किरण उसके शरीर में प्रवेश कर गई। ... ये क्या है? मुझे अजीब क्यों लग रहा है? वेलन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपने सामने लेटे बच्चे की ओर देखा और उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा।
उसे एक अशुभ आभास हुआ, क्या ये लड़की मेरे साथ कुछ करने की कोशिश कर रही है? रुको, हो सकता है कि वो अपनी किसी क्षमता का इस्तेमाल करके मुझे प्रभावित करने की कोशिश कर रही हो, है ना? वेलन को नहीं पता था कि एंस्ली क्या कर रही है, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि अगर उसने बच्चे को नहीं रोका तो उसका अंत हो जाएगा। इसलिए पेगासस ने तुरंत एंस्ली पर अपनी न्यूट्रलाइजर क्षमता का उपयोग करने की कोशिश की। घोड़े ने जमीन पर पड़ी एंस्ली की छोटी सी आकृति को देखा और ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। हम्फ, मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, सपने देखते रहो, मेरी बेअसर करने की क्षमता के साथ तुम जो भी करने की कोशिश करोगे वह नाकाम होगा। अगले ही पल वेलन के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। घोड़े के माथे पर अचानक पसीने की बूंदें आ गईं और उसे रीढ़ की हड्डी में सिहरन सी दौड़ गई। यह क्यों मैं अपनी न्यूट्रलाइजर क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रही हूँ? घोड़े ने थोड़े पीले चेहरे से एंस्ली की ओर देखा। वह अपने अगले पैरों से हवा में लात मारता रहा, अपनी पूरी ताकत जुटाने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब भी वह अपनी न्यूट्रलाइजर क्षमता का उपयोग करने की कोशिश करता, संयोगवश वह हमेशा असफल हो जाता था। या तो इसका कारण यह है कि उसका ऊर्जा नियंत्रण इतना खराब हो गया था, या फिर उसके भीतरी दैवीय स्वभाव ने प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन जो भी हो, अंत में वह अपनी बेअसर करने की क्षमता का उपयोग नहीं कर सका। उसी क्षण वेलन की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने भय से एंस्ली की ओर देखा। ये बच्ची, इन्होंने मेरे साथ क्या किया? मैं अपनी क्षमता का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रही हूँ? क्या ये भी किसी न्यूट्रलाइजर क्षमता का इस्तेमाल करती है? मेरी क्षमता तो इससे ज्यादा शक्तिशाली होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, वेलन ने दांत पीसते हुए एंस्ली पर चिल्लाया, तू कमीनी, तूने मेरा क्या बिगाड़ा? मुझे छोड़ दे, तू गंदी कुतिया। घोड़े को अपने सिर और गुदा से धुआं उठता हुआ महसूस हुआ। उसका खून तेजी से उसके दिमाग में दौड़ गया और उसकी आंखें लाल हो गईं। मर जा, तू नीच है। वेलन ने अपने आगे के पैर उठाए और एंस्ली पर जोर से वार किया, मानो उस बच्चे को जमीन पर कुचल देना चाहता हो। हालांकि उसका निशाना बच्चे के शरीर से मात्र 1 इंच दूर से चुक गया। उसके खुर बच्चे की त्वचा को छू भी नहीं पाए, जरा सा भी नहीं। ऐश, तुम तो बहुत ही घिनौने हो। एंस्ली ने वेलन की ओर देखते हुए अपनी नाक में उंगली डाली। बच्ची अभी भी पेगासस को मोहित करने की कोशिश कर रही थी, और चूंकि इसमें काफी समय लगता था, इसलिए वह इस कमीने के सामने ही खड़ी रह सकती थी। कौन जानता था कि वह कमीना अचानक उसे कुचलने की कोशिश करेगा। निंदा। एंस्ली ने नाक सिकुड़ी और वेलन की ओर देखते हुए अपनी उन उंगलियों को झटका दिया जिनसे वह अपनी नाक खुजलाती थी। बस शांत खड़े रहो और तमीज से पेश आओ, तुम लोग बकवास कर रहे हो। बूम, वेलन के दिमाग में अचानक कुछ विस्फोट हो गया। घोड़े को दिल का दौरा पड़ा और लगभग 1 लीटर खून बाहर निकल आया। धत तेरे की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं शक्तिशाली वेलन हूँ, इस दुनिया का सबसे ताकतवर पेगासस। वेलन ने गर्म हवा का एक घूंट भरा और तुरंत अपने पैर फिर से ऊपर उठा लिए। इस बार उसने अपनी वायु नियंत्रण क्षमता का भी इस्तेमाल किया। मर जा। घोड़े ने एंस्ली को कई बार लात मारी और यहाँ तक कि दर्जनों हवा के झोंके भी मारे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी एक भी लात निशाने पर नहीं लगी, और यहाँ तक कि हवा के जो झटके वो पैदा करने की कोशिश कर रहा था, वे भी रात की हल्की हवा की तरह कमजोर थे। ये केवल एंस्ली के गाल को छू गया और उसकी त्वचा को धीरे से सहलाने के अलावा कुछ नहीं किया। हवा से चलने वाली हंसियाएं बच्चे के गालों पर एक खरोंच तक नहीं छोड़ सकी। जब वेलन ने ये देखा तो वह इतना क्रोधित हुआ कि उसकी नीली त्वचा उबले हुए केकड़े की तरह लाल हो गई। उसके पूरे शरीर पर हरी नसें उभर आईं और वह आकाश की ओर दहाड़ते हुए चिल्लाया, तू कमीनी, तूने मेरा क्या बिगाड़ा? धिक्कार है, मर जा। घोड़ा एंस्ली को लात मारते हुए लगातार कोस रहा था, ये सोचकर कि एक दिन अंत में बच्चे को भी लात पड़ेगी। हालांकि उनका सपना कभी पूरा नहीं हुआ। जब उन्होंने ऐसा किया तो वे खुद को एक मस्खरे की तरह दिखाने लगे। यहाँ तक कि युद्ध के मैदान में मौजूद लोग भी लड़ना बंद करके वेलन को एक बच्चे पर अपना गुस्सा निकालते हुए देख रहे थे, फिर भी वे कई बार असफल रहे। लात मारो, लात मारो, लात मारो, मिस। जब दूसरों ने देखा कि वेलन बच्चे को लात मार रहा है, लेकिन वह ठीक से वार भी नहीं कर पा रहा है, तो उन्हें पेगासस पर हंसने का मन हुआ। अरे, तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? मतलब, तुम इतनी नजदीक से अपने से छोटी चीज पर निशाना भी नहीं लगा सकते। तुम मर क्यों नहीं जाते? तुम तो बहुत शर्मनाक हो। बाकी सभी लोगों ने केवल एक पेगासस की छवि देखी जो मिट्टी को लात मार रहा था। क्या वह किसी गेम सेंटर में खेले जाने वाले हैमर द माउसेस गेम जैसा नहीं दिखता था? जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था। 10 मिनट बीत गए और वेलन की सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। उसने अचानक एंस्ली को लात मारना बंद कर दिया और आंखों में आंसू लिए बच्ची की ओर देखने लगा। होफ्ट, तुम नन्हे बच्चे, रुक जाओ। जो भी कर रहे हो बंद करो, ठीक है? कृपा करके, मैं तुमसे विनती करता हूँ। लेकिन एंस्ली ने सिर्फ अपने बाल झटक दिए और खिलखिला उठी। बच्ची ने अपने पंजों पर खड़े होकर वेलन के आगे वाले पैर को थपथपाया। कोई बात नहीं, मैंने पहले ही रोक दिया है। देखो, अब तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? बच्चा खुशी से मुस्कुरा रहा था। संयोगवश चांदनी उसके चेहरे पर पड़ी, जिससे वेलन की नजरों में उसकी मुस्कान बेहद प्यारी लग रही थी। उसी क्षण वेलन की आंखें 2 गुलाबी दिलों में बदल गईं। हे भगवान, कितना प्यारा है! पेगासस ने बड़ी सहजता से अपने चारों पैर फैलाकर जमीन पर छलांग लगा दी। फिर उसने मासूमियत भरी आंखों से एंस्ली की ओर देखा। महारानी, जल्दी करो, मेरे ऊपर पैर रखो। ये क्या बकवास है?